25 मई को, लेकिन बीच में से टाइम निकाल के ये प्रेजेंटेशन रखना बड़ा बड़ा पन है एक। चेयरमैन साहब ने हमारे ने इजाज़त दी और यहाँ पे सेटअप लगा हुआ था हमारी एग्जीबिशन का, उसको हमने उसको उखाड़ा हमने और ये प्रेजेंटेशन की है। बच्चों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, यूसीपी से आए हुए हैं और यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, बाकी तमाम हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मेंबर्स हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। Okay, let's start. My name is Dr. Mohammad Kashif. I am Associate Professor and HOD Mechanical Engineering at Mechanical Engineering Department, University of Central Punjab, Lahore. So today's topic that we will discuss briefly is sustainability energy system. Introduction के बाद sustainability energy system planning and role of renewables. So briefly जो है everybody should give their introduction. सर आज का जो टॉपिक है हमारा बेसिकली सस्टेनेबिलिटी और एनर्जी सिस्टम प्लानिंग के ऊपर जो है वो हमने एक टॉपिक रखा था। ब्रीफली जो है वी विल टॉक अबाउट। वैसे तो ये काफ़ी जो है वो लेंथी टॉपिक है, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे इसको ब्रीफली जो है एक ओवरव्यू करने का। तो जो फर्स्ट है इसकी आउटलाइन सस्टेनेबिलिटी, डिमांड वेरिएशन, सप्लाई मेथडोलॉजी दैट वी कैन यूज फॉर एनर्जी प्लानिंग एंड डिमांड सिनेरियो कंस्ट्रक्शन। अब सारे जो हैं वो हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते, जो वी विल जस्ट सी एन ओवरव्यू किस तरह से जो है वो सिनेरियोज और वो डेवलप करके भी जो है वी कैन डेवलप प्लान फॉर द फ्यूचर। उसमें सस्टेनेबिलिटी, व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी, मोस्टली जो है दैट इज अ वेरी कॉमन टर्म, एवरीबॉडी जो है वो शुड नो। सस्टेनेबिलिटी जो है वो बेसिकली जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि यूजिंग एनीथिंग, ठीक है, using anything including energy in such a way to provide for your own need and conserve for the future generation. एक जनरल ओवरव्यू जो है। तो व्हाट आर द प्रॉब्लम प्रेजेंट एनर्जी कंजम्पशन के साथ प्रॉब्लम क्या है, व्हाई इट इज नॉट सस्टेनेबल एंड हाउ मच इट इज सस्टेनेबल एंड व्हाट आर द ग्लोबल चैलेंजेस फॉर द फ्यूचर। उसमें यूएन एसडीजीज है हमारे पास, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल गोल्स जो हैं, ये ऑलमोस्ट जो है वो सारे जो कंट्रीज हैं आपके वर्ल्ड की, उन्होंने जो है वो इनके ऊपर एग्री किया है कि वी विल वर्क टुगेदर टू मीट दीज गोल्स इन द कमिंग ईयर्स। उसमें डिफरेंट टारगेट हैं, 2030 के टारगेट हैं, 2050 के टारगेट हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। तो जो बेसिक डेफिनेशन है, डिफरेंट डेफिनेशन हो सकती हैं इसमें, कुछ जो क्लासिकल कह सकते हैं आप डेफिनेशन हैं, द एबिलिटी ऑफ ह्यूमैनिटी टू इंश्योर दैट इट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। बेसिक डेफिनेशन है। प्रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर, ये एक और इसमें आपकी सॉइल भी आ जाती है, सी भी आ जाता है, एनवायरनमेंट, एयर भी आ जाती है, वाटर साइकिल भी आ जाता है, एवरीथिंग उसको जो है वो प्रिजर्व करना। बायोफिजिकल सस्टेनेबिलिटी मींस मेंटेनिंग और इंप्रूविंग द इंटेग्रिटी ऑफ द लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑफ अर्थ, क्योंकि उसमें जितना भी लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो भी सपोर्ट सिस्टम आपको रिक्वायर है उसको सस्टेन करना। तो डायनामिक हार्मनी बिटवीन द इक्विटेबल अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी इंटेंसिव गुड्स एंड सर्विसेज टू ऑल पीपल, इसमें एक और एस्पेक्ट आ गया टू ऑल पीपल, इसमें इक्विटी या इक्वालिटी जो है उसका भी कंसेप्ट आता है। एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ द अर्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन, करंट इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट करना और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी प्रिजर्व करना। तो अब इसमें जो सस्टेनेबिलिटी इश्यूज क्या है, हाउ डज एनर्जी यूज इम्पैक्ट सस्टेनेबिलिटी, हमारा जो वे ऑफ एनर्जी यूज है वो सस्टेनेबिलिटी को किस तरह से इम्पैक्ट करता है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एवरीथिंग। तो उसमें सम जो है वो बेनिफिट भी हैं इसके सस्टेनेबिलिटी के। एनर्जी इज क्रिटिकल, जो आपकी एनर्जी है फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, आपकी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, बल्कि पर्सनल डेवलपमेंट है, डोमेस्टिक डेवलपमेंट है, उसके लिए जो है एनर्जी इज़ वेरी क्रिटिकल। फॉसिल फ्यूल आर प्लेंटीफुल, करंटली जो अभी व्यू है कि वी हैव प्लेंटीफुल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड दे आर कन्वीनियंट टू यूज। टेक्नोलॉजी हमने डेवलप कर ली है, वी हैव ऑल द टेक्नोलॉजी टू यूटिलाइज द जो भी कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल है उनको एफिशिएंटली यूज करने के लिए। तो एनर्जी इज की टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। जो आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था दैट वाज बेसिकली बेस्ड ऑन कोल एंड फ्यूल, फॉसिल फ्यूल के ऊपर था। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपकी जितनी ट्रांसपोर्टेशन है वो भी इलेक्ट्रिसिटी में शिफ्ट हो रही है, लेकिन फॉसिल फ्यूल बेस्ड लिक्विड फ्यूल जो है दे आर द मेजर
कंट्रीब्यूटेड टू द सेक्टर। एनर्जी फैसिलिटी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्लोबलाइजेशन के अंदर इसका बहुत है, आपकी जो एयर ट्रांसपोर्टेशन है, सी ट्रांसपोर्टेशन है, वो सारी मोस्टली जो है दैट डिपेंड ऑन फॉसिल फ्यूल्स। उसके बाद प्रॉब्लम क्या है, रैपिड ग्रोथ ऑफ फॉसिल फ्यूल यूज रेजेस कंसर्न। अब उसमें कई किस्म के कंसर्न है। एक सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई, जो अभी हमने रिसेंट कोविड में या कोविड के बाद देखा भी है, डिफरेंट पीरियड्स के अंदर जो है ये आता भी रहा है, कभी सप्लाई डिसरप्ट हो जाती है ड्यू टू वार, ड्यू टू नेचुरल occurrences और हैजर्ड्स। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स फॉसिल फ्यूल के, देन सोसाइटल कन्फ्लिक्ट्स ओवर इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं पे फॉसिल फ्यूल्स आपके ज़्यादा हैं, कहीं पे कम हैं, तो उसके ऊपर जो है वो एक आपकी जो है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स है। डिप्लीशन ऑफ क्रिटिकल रिसोर्सेज, उसके बाद डिप्लीशन भी है पाकिस्तान में भी, जैसे सुई गैस के रिसोर्सेज जो हैं वो थोड़े थोड़े डिप्लीट हो रहे हैं, या थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो आपके ऑयल, कोल और बाकी सारे जो है रिसोर्सेज। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, द ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन इज ग्रोइंग। अब उसकी एक रीजन जो है वो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इज ग्रोइंग तो एनर्जी डिमांड इज ग्रोइंग। सेकंड क्या है, एनर्जी यूज पर कैपिटा इज ग्रोइंग। आपकी जो पॉपुलेशन एक तो इंक्रीज हो रही है, तो उसके अलावा जो पहले से पॉपुलेशन है ऑलरेडी, उनकी भी जो एनर्जी कंजम्पशन है दैट इज इंक्रीजिंग, पर पर्सन जो एनर्जी कंजम्पशन है दैट इज इंक्रीजिंग। उसके बाद ग्रोइंग मेगा सिटीज, मेगा सिटीज जो है वो डेवलप वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर तो हो चुके हैं या अभी भी हो रहे हैं, बाकी आपके थर्ड वर्ल्ड के अंदर अफ्रीका और अरब और दूसरे कंट्रीज हैं वहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, और उसका जो इम्पैक्ट है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर वो है एनर्जी इंटेंसिटी, कि नाउ यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी इन अ वेरी स्मॉल एरिया। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, डिपेंड लार्जली ऑन पेट्रोलियम फ्यूल। मेजर फॉसिल एनर्जी रिसोर्सेज हैव प्रॉब्लम, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या तो लोकलाइजेशन का प्रॉब्लम है या उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, एनीथिंग। सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई और प्राइस स्टेबिलिटी है, डिप्लीशन है, क्लाइमेट इम्पैक्ट है। तो एनर्जी एक्सेस इज, ये बेसिकली वही चीजें जो है जो हमने देखी। तो चेंजेस टू इंक्लूड एक्सटर्नैलिटी, अब इसमें एक और फैक्टर आ रहा है एक्सटर्नैलिटीज। अभी रिसेंटली कनाडा के अंदर उन्होंने कार्बन टैक्स इम्पोज किया है। अब वो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, वो उसकी एक्सटर्नैलिटी है, उसका जो इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट के ऊपर और दूसरे, उसको कवर करने के लिए उन्होंने जो आपकी बेसिकली कार्बन टैक्स जो है वो तकरीबन सारी पॉपुलेशन पे किया है। जो एनर्जी एफिशिएंट जिन्होंने होम बनाए हैं या जो इलेक्ट्रिक कार यूज़ कर रहे हैं उनको उन्होंने सब्सिडी दी है, जो पेट्रोल और दूसरी कार यूज़ कर रहे हैं उनके लिए कार्बन टैक्स लिया है, और उसका जो है वो इम्पैक्ट भी आ रहा है। तो एक्सटर्नलिटी जो है इसकी भी एक कॉस्ट है, वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने जो है उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है। अब इसमें एक है जिसको हम कहते हैं इंटर जनरेशनल प्रिंसिपल्स। अब इंटर जनरेशन में क्या है कि रिड्यूस ग्रॉस इनइक्विटीज बिटवीन द पुरेस्ट एंड वेल्थिएस्ट बोथ नेशनली एंड ग्लोबली। अभी जो आपके पास वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसमें एक डेवलप कंट्रीज हैं, एक अंडर डेवलप्ड है, एक डेवलपिंग है, और एक आपकी जिनको आप कह सकते हैं अंडर डेवलप्ड में पुअर कंट्रीज हैं। अब इसके अंदर अगर आप देखें एनर्जी कंजम्पशन की बेस पे देखें तो बेसिकली हम क्लासीफाई ही डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग को एनर्जी कंजम्पशन की बेस पे करते हैं, एनर्जी कंजम्पशन पर कैपिटा की बेस पे। तो इनइक्वालिटीज हैं एनर्जी एक्सेस में, एनर्जी कंजम्पशन में, एनर्जी प्रोडक्शन में। तो मीट द बेसिक नीड ऑफ पूरेस्ट विद फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर, क्लीन वाटर, एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी टू वर्क। तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं आपकी बेसिक नीड से लेकर आपकी सिक्योरिटी, वर्क, इवन जो है वो जो लेयर एक्टिविटीज़ हैं वो सारी इफेक्ट होती हैं बाय दी एक्सेस टू एनर्जी। अवॉइड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पुअर कंट्रीज, preserve natural ecosystem against unconstrained development, avoid interference with natural balance in the atmosphere, the oceans and Arctic region। उन सब की जो है वो अब ये सारी जो है ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। कोई एक कंट्री जो है वेस्ट के अंदर, एशिया के अंदर कहीं पे भी एमिशंस होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो दैट इम्पैक्ट्स ग्लोबली। कहीं पे भी जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस की मिशन है, नॉक्स की मिशन है, या जो आपके क्या कहते हैं ओजोन डिप्लीशन गैसेस की एमिशन है, वो कहीं पे भी होती हैं वर्ल्ड के अंदर, दैट हैज़ अ ग्लोबल इम्पैक्ट। तो इसको जो है वो प्रिजर्व करना, दैट इज द ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अवॉइड इंटरफेरेंस विद नेचुरल बैलेंस इन द एटमॉस्फेयर, ओशन, मेंटेन स्टेबल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। ये एक और एस्पेक्ट है सस्टेनेबिलिटी का, जिसमें आपके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यूनाइटेड नेशन है, इन सब का जो एक पर्पज़ है वो यही था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट या इक्विटेबल एक्सेस टू एनर्जी जो है उसको, या टू अ हेल्दी लिविंग, उसको इंश्योर करना। उसमें ह्यूमन राइट्स भी आ जाते हैं, एजुकेट कन्फ्लिक्ट्स हैं, अलाउ रिस्पॉन्सिबल ट्रेड एंड मार्केट इकोनॉमी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। उसके बाद व्हाट आर आवर ऑब्लिगेशन फॉर फ्यूचर, ट्रस्टी, वी आर ट्रस्टी
to our future generation. Energy generation has an obligation to protect the interest of future generation. अब इसमें चेन ऑफ ऑब्लिगेशन क्या है? प्राइमरी ऑब्लिगेशन इज टू प्रोवाइड, अब हमने जो करंट हमारी पॉपुलेशन है उसकी नीड्स को भी मीट करना है, वी हैव टू मीट द नीड्स ऑफ द करंट पॉपुलेशन, और उसको इस तरह से मीट करना है कि जो आपकी फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी उतना ही जो है वो रिसोर्स अवेलेबल हो व्हेन दे विल रिप्लेस अस ओवर द लॉन्ग टर्म. प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या है? डू नॉट परस्यू एक्शन दैट पोज अ रियलिस्टिक थ्रेट ऑफ इरिवर्सिबल हार्म or catastrophic consequences unless there is some compelling or countervailing need to benefit. उस वक्त तक आप उसको एनवायरनमेंट को, आपके जो भी सॉइल है, एनवायरनमेंट है, उसको उस वक्त तक आप इररिप्लेसेबल हार्म जो है वो नहीं कर सकते जब तक जो है दैट इज नॉट ए थ्रेट टू द करंट पॉपुलेशन. ये एक इसका बेसिक प्रिंसिपल है. उसके बाद आर देयर लिमिट्स टू ग्रोथ. अब ये थोड़ा सा जो है वो एक डिस्कशन है इसके अंदर कि जो आपकी ग्रोथ है कहाँ तक जो है वो एक पर्सनल, डोमेस्टिक या नेशनल ग्रोथ जो है वो कहीं पे लिमिट हो सकती है. तो पॉपुलेशन ग्रोज एक्सपोनेंशियली एंड फूड प्रोडक्शन ग्रोज लीनियरली. पॉपुलेशन ग्रोथ काजेज व्हेन इंक्रीमेंटल पर्सन डज नॉट हैव रिसोर्स टू सर्वाइव. तो ये बेसिकली एक वो आप क्या सप्लाई और चेन का एक पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, जैसी आपकी जो है वो नीड्स मीट होंगी, एवरीबॉडी हैज फूड, एवरीबॉडी हैज सिक्योरिटी, एवरीबॉडी हैज शेल्टर, तो पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज करती है, बट इट इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली. और जो फूड प्रोडक्शन है आपकी, दैट नॉर्मली इंक्रीजेज लीनियरली विद द पॉपुलेशन ग्रोथ, इट फॉलोज द पॉपुलेशन ग्रोथ. तो ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स, कॉमन जो है अब जो एक कॉमन है, एक लीड पॉपुलेशन है, एक कॉमन पॉपुलेशन है, एक तो कॉमन जो है उनको जो है वो किस तरह से प्रॉपरली उनकी नीड्स को मीट किया जाए. तो ओवर पॉपुलेशन इज द प्रॉब्लम, डिप्लीटिंग सॉइल्स एंड डिस्टर्बिंग नेचुरल लाइफ सपोर्ट इकोसिस्टम. उसमें आपके मेगा सिटीज़ हैं, पाकिस्तान में तो हम देख रहे हैं आपके जो एग्रीकल्चरल लैंड हैं दे आर बीइंग ऑक्यूपाइड बाय द रेजिडेंशियल एरिया, रेजिडेंशियल लैंड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं. इसके अलावा जब एक ही लैंड को आप यूटिलाइज करेंगे, ओवर यूटिलाइज करेंगे उसको प्रॉपर जो है वो, तो आपकी जो है वो लैंड बेसिकली जो है दैट आल्सो बिकम्स नॉन बियॉन्ड द लिमिट ओवरशूट, बट ह्यूमन इंजेनिटी कैन प्रिवेंट कोलैप्स. अब इसमें एक जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ह्यूमन इंजेनिटी, अभी तक जो है प्रॉब्लम आते रहे हैं, ये प्रॉब्लम हम छोटे से सुनते आ रहे हैं कि और पॉपुलेशन होगी, फूड कम हो जाएगी, लेकिन ह्यूमन इंजेनिटी, न्यू न्यू प्रोडक्ट्स आ रही हैं, न्यू न्यू मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर आ रहे हैं. उसके अलावा एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो आपकी आ रही है. इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल आपकी बेसिकली एलईडी लाइट्स हैं. पहले 100 वाट का बल्ब होता था, आजकल जो है वो 10 वाट, 7 वाट, 8 वाट, 12 वाट का भी मिल जाता है. तो आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, लेकिन जो आपकी लाइटिंग की नीड है वो मोस्ट प्रोबेबली उस तरह एक्सपोनेंशियली जो है वो राइज नहीं की बिकॉज ऑफ मोर एफिशिएंट लाइट्स बियॉन्ड द लिमिट. उसके बाद कोहेन जो है, हाउ मेनी पीपल कैन अर्थ स्पोर्ट, तो मे बी अ ट्रिलियन, मोर लाइकली जो एस्टिमेट है अराउंड 16 बिलियन. तो उसके बाद ये एक छोटी सी स्टोरी है, ये बाद में आपके साथ शेयर करूंगा, दैट इज लिंक्ड विद द एनर्जी सस्टेनेबिलिटी. किस तरह से जो है वो डेवलप वर्ल्ड और अंडर डेवलप और उस वर्ल्ड के अंदर बेसिकली ये छोटी सी स्टोरी है. वो एक बंदे ने जो है वो वही लिखा है कि एज आई possess nothing more than my bed and books, I was happy. और जैसे उसके बाद पोजेशन आ गई, he start seeing everybody as a threat. तो ये बेसिकली I am now a landlord. The spirit of evil has taken over me. तो बेसिकली with when you have more and more access to food, health, security, leisures and every, तो एक चीज़ जो है वो देखने में आ भी रही है डेवलप कंट्रीज. और ये जियो पॉलिटिक्स अगर आप कभी उसके ऊपर गौर करें तो उसमें एक ही एलिमेंट आपको नजर आएगा ऑफ सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी. ये उसके मुताबिक एक 1910 के अंदर जो है ये पैराग्वे का एक अनार्चिस्ट था राफाएल बैरेट, उसका एक छोटा सा फिलोसॉफिकल टॉपिक है हैंस के नाम से. अब इसके अंदर एनर्जी यूज बाय सेक्टर अगर हम देखें तो टिपिकल वेल्दी और या डेवलप कंट्रीज है उसमें 25% जो प्राइमरी एनर्जी यूज हो रही है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. इसके अलावा बाकी आपका कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए फ्यूल है, वुड है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सारी चीजें. अब अगर आप सारी ओवरऑल एनर्जी कंजम्पशन देखें तो 1/3 एनर्जी जो है नीड आपकी बेसिकली होती है फॉर ट्रांसपोर्टेशन, 1/3 फॉर इंडस्ट्री एंड 1/3 फॉर बिल्डिंग्स.
उसके अंदर आपकी जो है वो डोमेस्टिक बिल्डिंग्स आ जाती हैं, ज़्यादातर इसको आप डोमेस्टिक नीड्स भी कह सकते हैं। जो पुअर कंट्रीज हैं उसमें बिल्डिंग एंड इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट, बिल्डिंग और इंडस्ट्रीज जो हैं दे आर द मेजर यूटिलाइजर ऑफ एनर्जी, बट इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन ग्रो विद डेवलपिंग वर्ल्ड। अब ये ब्राज़ील, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसके अंदर जो है ये ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो है एनर्जी डिमांड जो है वो भी इंक्रीज हो रही है, वो हम 1/3 तक तकरीबन जो है वो पहुंचने वाले हैं। तो 18% ऑफ प्राइमरी एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंट्रीज के अंदर जो है ये रेशियो तकरीबन 18% है। जो आपके रिच कंट्रीज हैं या जो डेवलप कंट्रीज उसमें 25%। इसमें ये आपकी पॉपुलेशन बाय सुपर रीजन्स है, पॉपुलेशन जो है ये किस तरह से बेसिकली ग्रो की है या आगे करेगी उसके एस्टिमेट्स हैं। इसमें ये बंद हो गया, टॉप वाला ये, हाँ ये, इसमें आपके पास एशिया पैसिफिक रीजन है, अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट है। अब देखें यूरोप और अमेरिका जो है इसकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट स्टेबलाइज हो चुकी है, इसमें थोड़ा सा जो है वो इंप्रूवमेंट आएगी। अब सबसे ज्यादा जो एक्सप्लोजन है दैट इज इन अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट। जो आगे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो एनर्जी कंजम्पशन भी अफ्रीका और मिडल ईस्ट के अंदर जो है वो इम्प्रूव या इंक्रीज होनी है अप टू 2050। उसके बाद जो एशिया पैसिफिक है इसमें भी पॉपुलेशन जो है वो, इसमें इंडिया, पाकिस्तान और दूसरे बांग्लादेश रीजन आते हैं, तो इसमें पॉपुलेशन अभी इंक्रीज होगी, बट आफ्टर दैट इसमें इंक्रीज जो है वो उतना नहीं है। उसके बाद अगर पॉपुलेशन वेटेड वर्किंग एज पॉपुलेशन अगर आप शेयर देखें तो वो भी सबसे ज्यादा जो इंक्रीज है दैट इज, तो ये बेसिकली फ्यूचर प्रिडिक्शन है कि कहाँ पे आपकी फ्यूचर एनर्जी ग्रोथ जो है वो होनी है। इसमें जो पॉपुलेशन, जी 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 जी, हमारे लिए इंटरेस्टिंग है। ये जो दूसरा ग्राफ है ये थोड़ा सा इसमें पॉपुलेशन वेटेड वर्किंग एज, अब कितने परसेंट जो है वो वर्किंग एज में होंगे पॉपुलेशन के इन 2050। अभी 2020 में अगर आप देखें तो इस वक्त आपका ये अफ्रीका है, अफ्रीका के बाद ईस्टर्न यूरोप और यूरोप है, फिर इसके बाद ये ब्लैक जो है मैक्सिको एंड अदर, ब्लू जो है ये आपका इंडिया और अदर अलास्का, ग्रीन जो है ये ब्राज़ील है, और ये ऊपर यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड नहीं, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है। 70% हमारा है। तो अब इसमें अगर आप देखें तो कुछ एरियाज के अंदर ये पॉपुलेशन जो वर्किंग एज पॉपुलेशन की परसेंटेज है वो डिक्रीज हो रही है, कुछ में इंक्रीज हो रही है। उसकी रीज़न ये है कि अभी जो हमारी यंग पॉपुलेशन है इन एरियाज के अंदर वो अभी 60% 70% है। तो फ्यूचर के अंदर जो प्रिडिक्शन है कि आफ्टर ये बेसिकली 20-30 ईयर्स वो सारी जो आपकी यंग पॉपुलेशन है वो ओल्ड हो जाएगी। जो अभी 30 ईयर्स ओल्ड हैं वो उस वक्त 60 ईयर्स ओल्ड होंगे, 70 ईयर्स ओल्ड होंगे। तो जो आपकी आगे जो नेक्स्ट जनरेशन है उसकी परसेंटेज एक तो किस रेट से वो इंक्रीज होगी। अब इसमें अगर आप देखें तो जो ब्राज़ील है ये बेसिकली प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन ऊपर भी जा सकते हैं, कुछ के अंदर तो 95% रीजन वो करते हैं कि 3-4 सिनेरियोज होते हैं। तो इसके अंदर जो है वो बेसिकली अफ्रीका के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा है पॉपुलेशन ग्रोथ, वर्किंग एज पॉपुलेशन ग्रोथ। उसके बाद आपकी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, कनाडा। अब इनके अंदर जो है वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो एजड पॉपुलेशन है वो इस वक्त इनकी काफ़ी ज़्यादा है, और 30 ईयर्स के बाद जो है वो एस्टिमेट है कि ड्यू टू इनकी जो रेगुलेटरी पॉलिसीज़ हैं, इमिग्रेशन के रूल्स हैं, तो दे आर इम्पोर्टिंग वर्कर्स और वर्किंग एज पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये उसकी थोड़ी सी जो है वो प्रोजेक्शन है कि किस रीजन के अंदर जो है वो आपकी क्या परसेंटेज होगी वर्क एज पीपल्स की। उसके बाद पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन आपकी जो है वो 2050 तक जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है दैट इज अराउंड ये आपकी 9.6, 9.7, 9.5 बिलियन के करीब है। उसके बाद आपकी जो जीडीपी पर कैपिटा है वर्ल्ड ओवर दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। एनर्जी इंटेंसिटी ये जो कि इम्पोर्टेंट है, ये 1000 BTU पर 2000 PPP जो है वो परचेजिंग पावर पैरिटी। तो 2015 के रेट के मुताबिक जो है वो एनर्जी इंटेंसिटी इज गोइंग टू, एनर्जी पर यूनिट कैपिटा या पर यूनिट स्क्वायर मीटर एनर्जी इंटेंसिटी जो है दैट इज गोइंग टू डिक्रीज। एनर्जी रिलेटेड कार्बन इंटेंसिटी जो है दैट इज आल्सो डिक्रीजिंग। अब इसमें जो है ये थोड़ी सी ज़्यादा इंक्रीज भी हो सकती है, थोड़ी सी कम डिक्रीज हो सकती है, थोड़ी सी ज़्यादा भी डिक्रीज हो सकती है बेस्ड ऑन डिफरेंट सिनेरियोज। एनर्जी इंटेंसिटी बेसिकली ये आपकी जो जीडीपी है उसका जो है वो कितने परसेंट आप किलोवाट आवर जो है वो एनर्जी के अंदर जो है वो यूज़ करेंगे। और देखिए इसके अंदर जो उन्होंने मेंशन किया, आवर
ग्लोबल पॉपुलेशन कंजम्पशन डू नॉट वेरी अक्रॉस साइड केसेस। तो इसमें जो बेसिकली है आपका जो एनर्जी इंटेंसिटी होती है क्या कहते हैं वॉट पर वॉट या किलोवाट आवर पर कैपिटा या पर पर्सन पॉपुलेशन के हिसाब से इंटेंसिटी देखते हैं, या फिर आप उसकी जो प्रोडक्शन है या जीडीपी है इंटेंसिटी कम कम होती जा रही है, कम हो जाएगी। कम हो रही। उसकी वजह क्या है? एक तो आपकी एनर्जी एफिशिएंसी है, दूसरा वो हम आगे देखेंगे कि जो आपकी जो नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं, जो आगे न्यू क्या कहते हैं टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, रेगुलेशंस आ रही हैं, वर्ल्ड ओवर जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, आपका पेरिस का क्लाइमेट एक्शन है, वो सारे उसमें फॉसिल फ्यूल की आपने जो क्या कहते हैं प्रोडक्ट कंजम्पशन भी कम करनी है, साथ ही साथ आपने CO2 जो है उसकी एमिशंस को भी रिड्यूस करना है। अब उसको रिड्यूस करने के लिए जो है वो एक तो एफिशिएंट अप्लायंसेस हैं, आपकी कार्स हैं, दूसरी सारी यानी सारी मोड ऑफ कार से भी आप शिफ्ट होंगे बस के ऊपर, ट्रेन के ऊपर। तो ये सारी पॉलिसीज और उन सब सिनेरियोज को रखते हुए उन्होंने जो है वो प्रोजेक्ट किया। अब उसके बाद प्राइमरी एंड यूज बाय फ्यूल अगर हम देखें तो जो फ्यूल कंजम्पशन है आपकी, ये बेसिकली डिफरेंट सिनेरियोज हैं जिसके अंदर जो है वो 2050 के अंदर कि कहाँ तक जा सकती है। मैक्सिमम जो है वो HM है आपका, यानी हाई इकोनॉमिक ग्रोथ केस। अगर हाई इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो एनर्जी यूज कैन इंक्रीज, और अगर लो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो एनर्जी यूज जो है वो आपका ये LM तो आपकी डिक्रीज भी हो सकती है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ बड़ा लिंक है इसका एनर्जी कंजम्पशन का। 2020 की यहाँ पे इसका अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इसका जो एनर्जी कंजम्पशन है वो कोल है और लिक्विड है और नेचुरल गैस है। उसके बाद अभी इसके अंदर न्यूक्लियर है, फिर सोलर है, विंड है, और कुछ रिन्यूएबल्स हैं और बाकी अदर्स हैं, बायोमास है और वो दूसरी सारी है। और ये जो प्रोजेक्टेड है वो इसमें अगर आप देखें तो कोल, लिक्विड और नेचुरल गैस का शेयर जो है वो इंक्रीज हो रहा है या कॉन्स्टेंट रह रहा है। बाकी सोलर, विंड और न्यूक्लियर ये प्रोजेक्टेड है कि दैट इज गोइंग टू इंक्रीज, और ये इंक्रीज हो भी रहा है। जब उसके बाद और चाइना जो है यूनाइटेड स्टेट को इसने क्रॉस ओवर किया है इन 2005 या 2004 के ऊपर। यूनाइटेड स्टेट का 6% है और इंडिया का इस वक्त 3.9 और EU 27 कंट्रीज का जो है वो 3.6 है। रशिया जो है वो 2.6 पे है, ब्राज़ील जो है वो भी 1.3 पे। ये बेसिकली मेजर इकोनॉमीज जिनको कहते हैं अभी मेजर पॉपुलेशन जो हैं आपकी वर्ल्ड के अराउंड, उसकी बेस के ऊपर ये आपका, और इसमें ये आपका जो इसमें बेसिकली गीगा टन्स कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट एमिशंस हैं। तो उसके बाद जो इंडस्ट्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है एनर्जी कंजम्पशन की अप टू 1970 से लेकर 2022 तक, तो इसमें अगर आप देखें तो पावर इंडस्ट्री जो है जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की इंडस्ट्री है उसके अंदर कंजम्पशन ऑलमोस्ट 25% है टोटल का, 8 है तो 20% के करीब है। उसके बाद आपकी इंडस्ट्रियल और कंबस्शन एंड प्रोसेसेस हैं, सारी इंडस्ट्रियल इसमें आ जाती हैं, आपकी स्टील है, दूसरी प्रोसेस इंडस्ट्रीज हैं, देन बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग का भी काफ़ी शेयर है। ट्रांसपोर्ट जो है इसका शेयर ऑलमोस्ट जो है वो इंडस्ट्री के इक्वल है। देन वी हैव फ्यूल एक्सप्लॉयटेशन, और देन एग्रीकल्चर जो है इसका भी इम्पैक्ट है ग्रीन हाउस गैस एमिशन के ऊपर। जितनी एग्रीकल्चर के लिए आप लैंड यूज़ इंक्रीज होता है, आप फॉरेस्ट जो है उसके ऊपर से क्लीन करते हैं, तो दैट रिजल्ट इन दी एमिशन ऑफ कार्बन। वही जो कार्बन आपका प्लांट्स की फॉरेस्ट की शक्ल में स्टोर्ड था, जब उसको आप कट कर देंगे तो दैट कार्बन विल बी emitted as carbon dioxide and that will go into the atmosphere. तो land use जो है that is also an important contributor to the CO2 emissions. उसके बाद ग्रीन हाउस गैस एमिशन ओवर द ईयर्स अगर हम देखें 1970 से लेकर, तो इसके अंदर आपके पास ये ब्राज़ील, चाइना, EU वही जो आपकी 6-7 मेजर पॉपुलेशन सेंटर्स हैं या ग्रोथ एरियाज, इसमें जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुई है वो आपकी चाइना की है। यहाँ पे आप देखें तो 2000 के ऊपर जाके ये चाइना का जो है वो इसमें एक्सपोनेंशियल जो है वो ग्रोथ हुई है। उसके जी ग्रीन हाउस गैस ओवरऑल CH4 भी है इसमें, नाइट्रिक ऑक्साइड भी है, और फिर आपके कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक मेजर इंडिकेटर है इसके अंदर। इसके बाद ग्रीन हाउस गैस पर कैपिटा, अगर हम पर कैपिटा देखें तो पर कैपिटा चाइना जो है दैट इज समवेयर, अगर यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है, अब इसमें ब्राज़ील और ये बेसिकली चाइना है आपका। तो पर कैपिटा जो है वो चाइना स्टिल इज बिलो
EU27 एंड रशिया। तो चाइना की ओवरऑल CO2 इमिशन इंक्रीज हुई है, लेकिन पर कैपिटा अगर हम उसको निकालें, पर पर्सन के हिसाब से उसको कैलकुलेट करें, तो स्टिल चाइना जो है दैट इज लोअर देन रशिया एंड ये यूएसए है या EU27 है, अभी क्लियर नहीं। यूएसए है, हाँ यूएसए है। तो स्टिल यूएसए और रशिया से नीचे है। तो चाइना की पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी बहुत ह्यूज है, इस वजह से उसकी इमिशंस लगती हैं कि वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पर कैपिटा के हिसाब से अभी भी इट इज़ बिलो यूएसए एंड चाइना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है। हाँ जी, पॉपुलेशन बढ़ाते जाओ तो जितनी मर्जी कर जितनी मर्जी करते जाओ। जीडीपी चल नहीं तो चाइना जो है वो ब्लैकमेल सारी वर्ल्ड को इसी पॉइंट पे करता है कि हमारी तो पॉपुलेशन जो है पर कैपिटा हमारी कम है, और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं मोस्टली उनका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है। वो आगे चल के हम देखेंगे। ये वही ग्राफ जो है वो बेसिकली एक और उसका जो है वो एस्पेक्ट है, उसमें आप देख सकते हैं कि चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ये तीन, और उसके अलावा ये यूरोप, EU27 है, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, ये मेजर जो है वो कंट्रीब्यूटर है, या मेजर आपके एरियाज हैं जहाँ पे एनर्जी इंटेंसिटी हाई है। नहीं मेरे ख्याल इसका भी नहीं वो रजा को लाना पड़ेगा, अपने प्रोजेक्टर की लाइट ऑफ कर दी बैठ से ऑन कर दे। नहीं रजा को लाना, उससे तो प्रोजेक्टर ऑफ हो गया, उससे ऑन कर रहा है, ऑफ होके ऑन हो गया मेरा ख्याल है। ऑन का रिमोट से पावर तो चल रही है, नहीं वो टाइम लग जाता है। तो इसमें अभी चाइना के जो है वो यानी कई तरह के ग्राफ है। लोग चाइना जो है वो तो नहीं मानता कि मेरी अभी मिशन जो है वो यूएसए को क्रॉस कर गई। वैसे तो मेजर जो आपके दो ही कंट्रीब्यूटर कह लें या तीन ही आपस में कंपटीटर है, चाइना, रशिया और यूएसए। सस्टेनेबिलिटी का जो है होराइजन बहुत बड़ा है। हाँ जी, लेकिन व्हाट हम अपने जो हिसाब से बात करते हैं हमारे मामला में, या हम जो एनर्जी को देखेंगे एक्चुअली अभी तो आप चल रहे हैं ना, तो हाँ जी, वो उसमें काफ़ी सस्टेनेबिलिटी बेसिकली उसमें कोई एक फैक्टर नहीं है, कई फैक्टर। जैसे एलईडी लाइट्स की मैंने, अब एलईडी लाइट्स जो है, क्या एलईडी लाइट्स सस्टेनेबल हैं? अब लगती तो सस्टेनेबल हैं कि आप जो है वो 90% एनर्जी सेव कर रहे हैं, लेकिन क्या वो इक्वली एक्सेसिबल है टू एवरीबॉडी, द होल पॉपुलेशन? उसकी जो कॉस्ट है, अच्छा इसमें जो है ना बेसिकली सस्टेनेबिलिटी का जो है ना ये थोड़ा सा समझाएं कि व्हाट एक्चुअली मिनिमम की, क्योंकि ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट एक्चुअली जो हमने इसकी दो तीन, इसकी जो एक मेजर डेफिनेशन है ना, टू प्रिजर्विंग एवरीथिंग विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड ऑफ द प्रेजेंट। विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड ऑफ द प्रेजेंट, आपने हर चीज को प्रिजर्व करना है फ्यूचर जनरेशन के लिए, लेकिन जो प्रेजेंट आपकी पॉपुलेशन है, जो प्रेजेंट है, उनकी नीड्स को भी आपने मीट करना है। अब फॉर एग्जांपल आप जो है वो बंदा हॉस्पिटल में चला गया, लेकिन पैसे आपने बच्चे की शादी के लिए रखे हुए हैं, तो वो आप बच्चे की शादी के लिए जो पैसे हैं, वो बंदा अगर हॉस्पिटल चला गया है तो वो सबसे पहले आप उसकी जान बचाने के लिए जो है वो खर्च करेंगे। तो अगर आप प्रेजेंट की नीड्स जो है वो मीट नहीं कर सकते, तो आपकी जो है वो प्रिजर्वेशन जो है दैट इज ऑफ नो यूज। तो ये इसके दो इंटर जनरेशन प्रिंसिपल है, करंट जनरेशन को भी आपने देखना है और फ्यूचर जनरेशन को भी देखना है। या फिर ये बाद में लगा लेंगे, अटेंडेंस बाद में। इसी तरह ये आपकी, अब अगर हम देखें तो इस वक्त जो प्रोजेक्शंस हैं रिन्यूएबल्स की, इसमें सोलर है, विंड है, हाइड्रो पावर है, और वेरिएबल रिन्यूएबल्स हैं, इसमें बायोमास है, बायोगैस है, दूसरी सारी आ जाती हैं। तो ऑल रिन्यूएबल्स जो हैं दे आर प्रोजेक्टेड टू ग्रो इन द फ्यूचर। इसके अलावा टोटल एनर्जी कंजम्पशन बाय सेक्टर है, तो दैट इज आल्सो प्रोजेक्टेड टू ग्रोथ। इसमें जो आपकी कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है और ट्रांसपोर्टेशन की है, इसमें भी अगर आप देखें तो स्लाइड सा जो है वो इंक्रीज है। सबसे ज्यादा इंक्रीज जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में है फ्यूचर के अंदर। उसके बाद जो कोल, लिक्विड गैस और नेचुरल गैस की प्रोजेक्शंस हैं, उसमें भी दो हैं। अगर आप वो रीजन देखें तो इसमें इट कैन इंक्रीज इन सम सिनेरियोज एंड इट कैन डिक्रीज आल्सो इन सम सिनेरियोज। लेकिन कोई भी प्रोजेक्शन ऐसी नहीं है जो कि आपकी कोल की प्रोजेक्शन जो है वो 2050 के अंदर जीरो कर रही हो, या लिक्विड फ्यूल की जो आपकी कंजम्पशन है वो जीरो हो रही हो। तो दे आर देयर टू रिमेन, इनकी सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन जो है वो रहेगी अनटिल एंड अनलेस, इसको हम कहते हैं कैटास्ट्रोफ सिनेरियो, कोई कैटास्ट्रोफ सिनेरियो नहीं आ जाता।
यानी कि इतना बड़ा कैटास्ट्रॉफ नहीं आ जाता है कि सारी वर्ल्ड के अंदर जो है वो टोटल गाड़ी चलाने भी बैन लग जाए कि आप गाड़ी आप चला ही नहीं सकते। उसके बाद आपके पास CO2 इमिशंस फ्रॉम कोल यूज है। इसमें जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड ओवर, इसमें अगर हम देखें तो अमेरिकाज है, फिर उसके बाद यूरोप है, उसके बाद कोल यूटिलाइजेशन में आपका चाइना है, 45% कोल यूज करता है। ये अभी सिनेरियोज हैं, करंट जो है वो 58% कोल यूटिलाइजेशन जो है इन द वर्ल्ड इज इन चाइना। जो उनके पावर प्लांट हैं वो मोस्टली जो है, मोस्टली तो नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा कोल पे है, 50%। अब तो उन्होंने रिन्यूएबल भी उन्होंने काफ़ी है लेकिन स्टिल दे आर यूजिंग कोल। उसके बाद आपका इंडिया है, इंडिया में 11% है, फिर रेस्ट ऑफ द एशिया पैसिफिक जो है वो आपका 12% है। तो कोल जो है दैट इज अ मेजर फॉसिल फ्यूल फॉर द पावर सेक्टर। जरा पैसेंजर ट्रैवल डिमांड अगर हम देखें तो इस वक्त जो 2020 और 2050 का जो कंपैरिजन है इंडिया के अंदर, इस वक्त आपकी तकरीबन है कितनी 2.5 थाउजेंड पैसेंजर माइल्स है पर कैपिटा। तकरीबन आप कह लें कि 2000 माइल जो है वो पर पर्सन तकरीबन जो है वो ट्रैवल करता है। और फ्यूचर के अंदर जो है दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो फ्रॉम 6 to 9 या 8.5। लाइफ टाइम में या ये पर ईयर है आई थिंक, पर ईयर तकरीबन 2000। उसके बाद अदर एशिया पैसिफिक में भी ये इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी इंक्रीज। वेस्टर्न यूरोप के अंदर जो है ये ऑलमोस्ट आप कह लें कि स्टेबलाइज हो चुका है। पॉपुलेशन जो थोड़ी बहुत इंक्रीज होगी उसकी वजह से जो है वो कुछ सिनेरियोज के अंदर जो है वो ट्रैवल जो है दैट कैन इंक्रीज। जापान के अंदर जो है वो बराबर है, वो वहाँ पे ऑलरेडी जो है एवरीबॉडी हैज़ अ कार, और एवरीबॉडी जो है जो भी वो ट्रैवल कर रहे हैं बस से रूट से वो आप कह रहे हैं सैचुरेटेड है ऑलमोस्ट। उसके बाद वर्ल्ड ओवर जो है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। लेकिन अब सबसे ज्यादा इंडिया है। अगर ब्राजील का मैप भी हम देखें, पाकिस्तान का भी बनाए तो वो ऑलमोस्ट इससे ट्रेंड बनेगा। और अगर आप अफ्रीका में चले जाएं तो अफ्रीका के अंदर जो है वो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सिनेरियो वो इससे भी ज़्यादा डिमांड या जो इंक्रीज है वो प्रोजेक्टेड है। अब इसमें जो परसेंटेज चेंज है CO2 इमिशंस के अंदर वो ड्यू टू पॉपुलेशन 2.7%, एनर्जी इंटेंसिटी की वजह से 4.7% तक, और एनर्जी इंटेंसिटी की वजह से डिक्रीज होगा। और जो एमिशन फैक्टर है वो -1.4। बेसिकली जो आपके प्लांट्स हैं और जो दूसरे हैं दे विल बिकम मोर एफिशिएंट, तो उनकी जो एनर्जी प्रोडक्शन पर यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस हैं दे आर गोइंग टू डिक्रीज। इस तरह परसेंटेज शेयर ऑफ द वर्ल्ड है इसके अंदर। अभी अगर हम सिर्फ 2022 का देखें तो इस वक्त जो आपका शेयर है एनर्जी कंजम्पशन के अंदर वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो जो ब्लू वाला है दैट इज़ रशिया है, फिर उसके बाद इंडिया है, एंड देन तुर्की, ब्राज़ील। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो आपका बेसिकली ये यहाँ पे है एनर्जी कंजम्पशन में इस वक्त। तो ये वर्ल्ड के अंदर जो है वो आप देख सकते हैं कि जो पॉपुलेशन कह रहा हूँ सॉरी, जो इसी तरह से ये वही उसी का मैप है। यूनाइटेड स्टेट है, चाइना है। ये मैप जो है दैट इज़ 2005 का है, और 2005 के बाद ये चाइना जो है इट हैज़ सरपास्ड यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसके अंदर ये वर्ल्ड ओवर जो है अगर आप देख सकते हैं कौन कौन से रीजन है, यहाँ पे वो क्लियर नजर आता है कि अगर आपका अफ्रीका जो है अभी अंडर डेवलप है, साउथ अमेरिका का काफ़ी बड़ा रीजन है ब्राज़ील को छोड़ के और अर्जेंटीना को छोड़ के। इसी तरह से आपका जो एशिया है यहाँ पे मिडल ईस्ट और एशिया का ये रीजन है। इसी तरह से ईस्टर्न यूरोप है। तो ये वो रीजन है जिन्होंने अभी डेवलप होना है, जिन्होंने उस लेवल तक आना है, जो कि अभी उस लेवल तक नहीं तो उस लेवल के करीब करीब कहीं पे उन्होंने आना है। तो ग्लोबल एनर्जी डिमांड इज ग्रोइंग। उसके बाद कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल जनरेट ग्रीन हाउस गैस। उसके साथ प्रॉब्लम यह है कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन प्रोड्यूस होती हैं दैट कैन लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, एसोसिएट इम्पैक्ट्स उसके जो है वो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, पोलर आइस, सी लेवल राइज, चेंज इन लोकल रेनफॉल एंड क्लाइमेट चेंज जिसको हम कहते हैं, इंक्रीज इन स्टॉर्म सेवेरिटी, इम्पैक्ट्स ऑन बायोस्फीयर, ये सारा। अब मीथेन इज आल्सो ग्रीन हाउस गैस एंड रीचेज द एटमॉस्फेयर थ्रू एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एंड लीकेज। तो देयर इज नो सिल्वर बुलेट। वो जो आप क्वेश्चन पूछे थे ना कि हम क्या करें, तो सस्टेनेबल टी अचीव करने का जो है वो कोई आप कह लें कि एक रास्ता या नहीं है, देयर इज ए कंप्रोमाइज। कोई भी चीज़ आप करेंगे तो दैट शुड बी अ कंप्रोमाइज। तो इसमें एक जो आपका है दैट इज रिन्यूएबल्स टू मेक द पावर सेक्टर और एनर्जी सेक्टर सस्टेनेबल। अब उसमें न्यूक्लियर जो है
ये भी कुछ कंट्रीज एडवोकेट करते हैं कि दैट कैन आल्सो बी यूज टू अचीव सस्टेनेबिलिटी, एनर्जी सस्टेनेबिलिटी, एटलीस्ट इन द मीडियम टर्म, जब तक कि आपके न्यूक्लियर जो है वो ऑनलाइन नहीं आ जाते, उसके जो प्रॉब्लम या इश्यूज हैं वो जब तक सॉल्व नहीं हो जाते। उसके बाद सोलर बेस्ड रिन्यूएबल है आपके। सोलर बेस्ड रिन्यूएबल के अंदर हम सोलर, विंड, हाइड्रो, बायोमास सबको काउंट करते हैं, बिकॉज इनका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है इन सबका वो सोलर एनर्जी है। उसके बाद जियोथर्मल है। जियोथर्मल जो है इसकी कैपिटल कॉस्ट बहुत हाई है, बट स्टिल दैट कैन आल्सो बी ट्रीटेड एज अ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। उसके बाद फोसिल विद कार्बन कैप्चर। अगर हम आजकल जो प्लांट आ रहे हैं आपके, जो न्यू कोल पावर प्लांट्स हैं विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज या सेक्वेस्ट्रेशन, उनको आप जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके जिप्सम बना लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, और उसको जो ओल्ड माइंस हैं, वेल्स हैं, उसके अंदर स्टोर कर देते हैं। तो बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस हैं आपकी प्लांट की, वो जीरो तो नहीं होती लेकिन बहुत रिड्यूस हो जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन कितनी कार्बन आप कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज आल्सो अनदर ऑप्शन फॉर द मिड टर्म या इवन लॉन्ग टर्म के लिए भी। कोल पावर प्लांट जो है, जैसे चाइना का भी हमने देखा 56% वर्ल्ड एनर्जी कोल कंजम्पशन जो है वो चाइना में है, तो उनके पावर प्लांट तो वो 20-30 ईयर तक जो है वो बंद नहीं करेंगे, लेकिन उसका एक सोल्यूशन है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। उसके बाद जो रिन्यूएबल्स हैं हमारे पास, जैसे अभी हमने देखा, एक बायोमास फ्यूल है, एक सोलर थर्मल है, विंड, हाइड्रो, वेव, टाइडल, ये भी सोलर से ही बेसिक, इसका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज सोलर। फोटोवोल्टाइक जो है दे कन्वर्ट एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। बायोमास और फ्यूल वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में आती हैं, उससे हम जो है वो फॉसिल फ्यूल, ये केमिकल, और इससे हीट जनरेट करके वी कैन प्रोड्यूस एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली कैन बी यूज्ड। उसके बाद विंड, हाइड्रो जो है उनको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करके वी कैन कन्वर्ट इन इनटू एंड एनर्जी। उसके बाद न्यूक्लियर हीट में, उसके अलावा जो आपके जियोथर्मल है इससे भी हम हीट में कन्वर्ट करके वी कैन कन्वर्ट इनटू। तो ये बेसिकली एक एनर्जी कन्वर्जन मैप है आपके सारे फ्यूल का, फॉसिल फ्यूल, न्यूक्लियर, जियोथर्मल एंड सोलर बेस्ड फ्यूल या रिसोर्सेज। तो इसमें अब ट्रेंड्स और इशू जो हैं वो क्या हैं? ट्रेंड और इशू जो है वो सभी हमने देखे, ओवर पॉपुलेशन है, एनर्जी इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, एनर्जी डिमांड इंक्रीज होगी, एनर्जी कंजम्पशन इंक्रीज होगी। जो आपकी पॉपुलेशन अभी तक जो है वो, कुछ पॉपुलेशन तो आपकी डेवलप कंट्रीज में रह रही है, दे हैव एक्सेस टू ऑल द एनर्जी दैट दे रिक्वायर, ठीक है। वो ट्रांसपोर्टेशन की फॉर्म में है, वो हीट की फॉर्म में है, फूड की फॉर्म में है, शेल्टर की फॉर्म में है। लेकिन कुछ आपके एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी लोगों को जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो उतनी एनर्जी उन्हें नहीं मिल रही। तो इन द फ्यूचर वो उतनी एनर्जी जो है, वो किसी के पास भी पैसे आएंगे सबसे पहले वो एसी लगवाएगा, ठीक है। एनर्जी कंजम्पशन गाड़ी लेगा, एनर्जी कंजम्पशन उसकी इंक्रीज होगी। जब कंट्री के अंदर जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी तो पूरा कंट्री जो है वो उस साइड पे जाएगा, और आपकी जो एनर्जी कंजम्पशन है, ट्रांसपोर्टेशन की, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड, वो सारी इंक्रीज होगी और होनी है। अब इसका जो कंसर्न है, जैसे हमने कहा था एक्सटर्नैलिटीज, एक तो डायरेक्ट कॉस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड मिट होगी, पावर प्लांट्स लगेंगे, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट क्या है? ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक एंड सोसाइटल इंस्टेबिलिटीज, रिसोर्स डिप्लीशन एंड लैंड इम्पैक्ट। ये सारी जो है वो एक्सटर्नैलिटीज हैं जिसके ऊपर अभी से कुछ डेवलप कंट्रीज तो काम करना शुरू कर दिया, वो कार्बन टैक्स इम्पोज कर रहे हैं, ये दूसरी चीजें हैं। तो वर्ल्ड वाइड डिपेंडेंस ऑन लो कास्ट फ्यूल मेक्स इट डिफिकल्ट टू रेज प्राइसेस ओवर ए शॉर्ट टर्म स्पैन। उसके बाद चाइना's rapid growth and motorization are creating growing demands for new petroleum production and refining। ये एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, आप कह सकते हैं, वर्ल्ड के अंदर इस वक्त। तो सस्टेनेबिलिटी का एक जो इशू है वो इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन को इवन करना भी है, एक्सेस फॉर ऑल। अब इसमें costs associated with unabated climate change are estimated to be at least 5% of the GDP per year। अब जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और उसमें जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेज इमिट होती हैं, उसकी जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट है दैट इज अबाउट 5% ऑफ जीडीपी। ये एक स्टर्न रिव्यू रिपोर्ट ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये अक्टूबर 2006 में जो है वो प्रिंट हुई थी, उसके अंदर उन्होंने जो है वो ये फाइंडिंग की है कि जो भी आप करते हैं वो उस वक्त तो आप कास्ट पे नहीं कर रहे उसके, लेकिन वो किसी ना किसी फॉर्म में आपके जीडीपी का 5% जो है वो उसके ऊपर आपका जो है वो कंज्यूम हो रहा है, स्पेंड हो रहा है। तो अदर इम्पैक्ट्स such as economic effects on human life and the environment and different impacts on the poor could raise estimates to 20% of GDP per year।
जैसे पाकिस्तान की एग्जांपल तो वो सब ने देखी होगी, पूरी दुनिया को बताते भी रहे हैं हम जाके कि सबसे ज़्यादा हम जो है वो इम्पैक्ट हुए हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, ड्यू टू द फ्लड्स। ठीक है, अब वो जो फ्लड है दैट इज़ एन, उसको आप कह सकते हैं एक एक्सटर्नैलिटी या इनडायरेक्ट कॉस्ट है क्लाइमेट चेंज की या कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस की। ठीक है, और इसी का जो है वो पाकिस्तान जो है वो इसी को केस बना के कहता है कि ये आपकी कॉस्ट है, ये आपने पे करनी है, हमने सफ़र किया है लेकिन पे आपने करना है क्योंकि ये आपकी वजह से हुआ है। तो ईच टन ऑफ CO2 emitted now causes damage worth at least $85। उसके बाद मैनी इमिशन रिडक्शन अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट लेस देन 25%, $25, $25 पर टन CO2। उसमें जो कार्बन कैप्चर आपका आ जाता है, फिर उसके अलावा जो आपकी एफिशिएंट कार्स हैं। तो टैकलिंग क्लाइमेट चेंज सून इज लॉन्ग टर्म ग्रोथ पाथ, द स्टेटस को विल अल्टीमेटली अंडरमाइन इकोनॉमिक ग्रोथ। अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर आना। अभी तो हम ये कहते हैं ना कि चाइना भी जो है उन्होंने कोल पावर प्लांट और इतना जो एक एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट की है एनर्जी के अंदर, उसकी मेन रीज़न ये है कि उन्होंने कहा कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, हमारी पर कैपिटा जो कंजम्पशन है वो यूरोप, अमेरिका, रशिया से कम है, यानी कि स्टिल वी आर बिहाइंड, वी आर नॉट एमिटिंग एज मच और कंज्यूमिंग एज मच एज अदर कंट्रीज आर। तो अब उसकी जो एक कॉस्ट है वो, उसकी एक जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो कभी ना कभी जो है वो पे करनी पड़ेगी इन द टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो वो हम पे करेंगे या फ्यूचर जनरेशंस पे करेंगी, तो वो एक क्वेश्चन है, क्योंकि ये आप कह सकते हैं कि इसको एग्जैक्ट साइंस तो है लेकिन एक एग्जैक्ट प्रिडिक्शन जो है वो देना इसका जो है वो इतना ईजी नहीं है क्लाइमेट का। कार्बन प्राइसिंग जो अभी स्टार्ट होगी हुई है। देन टेक्नोलॉजी पॉलिसीज, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर पॉलिसीज आ रही हैं, ब्रिटेन के अंदर है, यूके के अंदर है, पाकिस्तान में भी वो एक आपका लीप है। देन वो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स जो हैं वो रेगुलेशंस आना शुरू हो गई हैं। ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्टर्न और मोर स्ट्रिक्ट जो है वो होती जाएंगी और होंगी फ्यूचर के अंदर, जैसे जैसे वो इंटरनेशनल प्रेशर आएगा या जैसे जैसे ये लोग जो हैं वो इसको। तो टेक्नोलॉजी पॉलिसी है, पॉलिसीज दैट रिमूव बैरियर्स टू एनर्जी एफिशिएंसी एंड इन्फॉर्म, educate and persuade individual about what they can do to facilitate the transition। तो नीड कंसिस्टेंट ग्लोबल पॉलिसी। अब ये वर्ल्ड लेवल के ऊपर ये एक प्रोग्राम, आप पता नहीं ग्लोबल आप तो देखते होंगे, सुनते भी होंगे, जैसे आपकी जो ये पेरिस क्लाइमेट चेंज है, COP है, जो क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, वो जो हर साल होती है। इस तरह क्योटो प्रोटोकॉल है, और ये डिफरेंट जो है वर्ल्ड ओवर जो है अब बड़ा कंसिस्टेंट इसके ऊपर काम होना शुरू हो गया। पहले होती थी 4-5 साल बाद क्योटो में कॉन्फ्रेंस हो गई या UN के अंदर जो है वो थोड़ी बहुत डिस्कशन हो गई, लेकिन अब जो है वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कंसिस्टेंट वर्किंग ग्रुप बने हुए हैं, कमेटीज़ बनी हुई हैं जो कि इसके ऊपर रेगुलरली काम कर भी रही हैं और लोगों से, कंट्री से कमिटमेंट ले रही हैं। काफ़ी लोगों ने जो वो कमिट किया है, 2030 के गोल्स कमिट किए हैं, 2035 के, 2050 के। तो इफ़ वी हैव टू चेंज आवर एनर्जी टेक्नोलॉजी ओवर अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वेयर आर द बेस्ट अल्टरनेटिव, ये क्वेश्चन है। अब शॉर्ट टर्म के अंदर जो है वो कैसे, अब कोल पावर प्लांट आपने लगा लिया साहिवाल में, वो 20 साल तो चलाना पड़ेगा, 20 साल से पहले उसको बंद करेंगे तो उसकी कैपिटल कॉस्ट जो है वो कैसे पूरी होगी। इसी तरह से हाउ शुड वी इन्वेस्ट इन डेवलपिंग बेटर अल्टरनेटिव, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी। तो व्हाट आर द ड्राइवर दैट विल एनकरेज टाइमली डेवलपमेंट, क्या ड्राइवर हैं जो कि उसकी टाइमली डेवलपमेंट को इंश्योर भी करें। तो डू वी आल्सो हैव टू चेंज बिहेवियर, ये एक बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आ रहा है कि क्या हमें लोगों का या सोशल बिहेवियर जो है उसको भी चेंज करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट लोगों का बिहेवियर चेंज होगा, यूरोप के अंदर तो जो है वो गवर्नमेंट लेवल ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से चेंज स्टार्ट होता है। जब उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट जर्मनी में बंद किए थे तो उसके ऊपर वोटिंग हुई थी, बकायदा जर्मनी के अंदर वोटिंग हुई थी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है दे शुड रिमेन एक्टिव या उनको हम क्लोज कर दें, शट डाउन कर दें। ये जो आपका जापान में इंसिडेंट हुआ था उसके बाद, तो वहाँ पे तो जो है ये चीज़ बहुत मैटर करती है बिहेवियर, कि आप पहले लोगों का बिहेवियर मोल्ड करें, लोगों को एजुकेट करें, उन्हें बताएं कि किस तरह से आप एनर्जी जो है वो सेव कर सकते हैं, कौन सी कार जो है वो एफिशिएंट है, कौन सा पंखा जो है वो सही लगाना चाहिए, कौन सी LED लाइट लगानी चाहिए, उससे जो है वो क्या इम्पैक्ट आएगा। ये इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है ये। तो अब इसमें ये ग्राफ है, इसको हम कहते हैं थिंग्स सफिशिएंसी कंसेप्ट। अब इसमें क्या है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो आपकी इंप्रूव होती है विद द कंजम्पशन और लेवल ऑफ एक्टिविटी। अब ये एनर्जी कंजम्पशन भी हो सकती है, आपकी फूड कंजम्पशन भी हो सकती है, लेजर एक्टिविटी, एक्सरसाइज भी हो सकती है, एनीथिंग। तो ये एक तकरीबन यूनिवर्सल सा ट्रेंड है कि जब आप कोई एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो लाइफ है
पॉजिटिव एक्टिविटी, नेगेटिव एक्टिविटी नहीं। तो लाइफ की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है अनटिल इट रीचेज ए क्लाइमैक्स और मैक्सिमम। आफ्टर दैट आप जितना मर्जी वही एक्टिविटी या वही कंजम्पशन जो है, इंस्टेड ऑफ वो क्वालिटी इंप्रूव करने के, दैट आल्सो कैन स्टार्ट टू डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपकी सोशल लाइफ अगर बहुत ज़्यादा है तो पहले आपको उसका फ़ायदा होगा, बिजनेस अच्छा होगा, सारा कुछ चलेगा, लेकिन एट सम पॉइंट वही सोशल लाइफ जो है वो एक एक्सटेंट से ज़्यादा हो जाए तो दैट कैन इम्पैक्ट नेगेटिवली ऑन अदर थिंग्स। तो इस तरह सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनका। उसके बाद एक चीज़ आ जाती है अपर लिमिट। ये अपर लिमिट ऑफ जो है जहाँ तक आप, और एक लोअर लिमिट है। तो इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जाम्पल एनर्जी की बात करें तो इतनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है एक रीजनेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करने के लिए, और या फिर ये लिमिट अपर लिमिट है। उसके बाद इससे आगे जाएंगे तो दैट इज एक्सेस या ऑब्सेशन में आ जाता है। वो उसमें लेजर एक्टिविटीज भी हो सकती हैं आपकी, बहुत ज़्यादा जो है वो वेस्टेज है, ठीक। तो अप्लाइज टू फूड, मनी, कार्स, टीवी, ये सब के ऊपर ये ग्राफ एप्लीकेबल है। स्लीप है, मेरे से हो रहा है यहाँ हाँ, बस कार्य ठीक है। तो इसमें बैरियर्स क्या हैं? अब बैरियर्स में आपके पास मोस्ट पीपल डोंट लाइक चेंज अनलेस इट विल इम्प्रूव देयर लाइफ नाउ। फ्यूचर की जो है वो बात कम लोग ही सुनते हैं, वो कहते हैं कि अभी करंटली जो है इसका मुझे क्या फायदा होगा। देन चेंजिंग एनर्जी रिसोर्स विल इंटेल एडिशनल कॉस्ट, विल अपसेट प्रेजेंट इकोनॉमिक बैलेंसेस। अब आपकी जो फॉर एग्जांपल कोल की एक ग्लोबल जो सप्लाई चेन बनी हुई है, उसको अगर कहते हैं कि अगले 5 सालों में भी आपने ख़त्म करना है, तो वो जो शिप्स हैं, जो स्टोरेज बने हुए हैं, जो आपके मिलियंस ऑफ पीपल एम्प्लॉयड हैं, उन सब का जो है वो क्या होगा। वो सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है कंपनीज ने, लोगों ने, और पब्लिक कंपनीज हैं, पब्लिक कंपनी में पब्लिक का पैसा इन्वेस्ट हुआ हुआ है, तो वो एक पूरा इकोनॉमिक बैलेंस जो है वो उसको हम प्रेजेंट जो है वो कैसे शिफ्ट करेंगे। तो विल क्रिएट विनर्स एंड लूजर, ये हर बिजनेस में होता है। एंड मे स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ इन द शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के अंदर ये आपकी फॉसिल फ्यूल को अगर आप रिप्लेस करते हैं आज ही किसी और फ्यूल के साथ, मोर रिन्यूएबल फ्यूल के साथ, या इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी ग्रिड है उसको आप सोलर पे शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं या विंड के ऊपर, तो एक पूरा एक चेन है जिसको आपको पहले ब्रेक करना पड़ेगा, और उसके अंदर जो है वो बेसिकली बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, यानी हंड्रेड ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। तो मोस्ट पीपल हैव अ प्रेफरेंस फॉर शॉर्ट ओवर लॉन्ग टर्म गेन। तो वी हैव ट्रबल असेसिंग द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नैलिटीज। अब जो भी एक्सटर्नैलिटीज की जो बात हो रही थी, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या होगा, उसको कैसे असेस करेंगे, ये सारी चीजें जो हैं। तो मूविंग टू मोर एक्सपेंसिव एनर्जी सोर्सेज विल फोर्स अस टू यूज लेस एनर्जी, एंड परहैप्स ये जो है वो कुछ लोगों ने करके देखा भी है, अभी भी कुछ लोग कर रहे हैं कि एनर्जी की कॉस्ट इंक्रीज कर दें तो आपकी जो कंजम्पशन है वो कम हो जाएगी। और परहैप्स टू फॉर सम हैबिट्स वी हैव टू कम टू लाइक फॉर एग्जांपल एसयूवीज इन द यूएस। अब यूएसए के अंदर लोग जो है वो बड़ी गाड़ी रखते हैं, and will differently impact the poor. So our leaders are reluctant to do anything that may hurt major industries or the economy. ये एक जो है वो political aspect भी है इसका। Then our leaders are reluctant. उसके most Americans are unaware of the rapid industrialization and growth of China and competition in global markets for petroleum and other resources. तो एक कंट्री जो है अगर उसकी ग्रोथ, वो इकोनॉमिकली ग्रोथ करता है, तो बेसिकली इंटरनेशनल या ग्लोबली जो है उसका कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें सिनेरियोज यहाँ हैं क्या है, उसमें एक गेमिंग है, वेट फॉर द अदर गाय। वो जैसे कोल्ड वार के अंदर था कि रशिया कहता है कि अमेरिका पहले अपने जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो कम करे फिर हम करेंगे, अमेरिका कहता है पहले रशिया कम करे फिर हम कम करेंगे। तो यही चाहे रशिया और चाइना के दरमियान जो है वो गेम चल रही है। वो कहते हैं कि आप अपनी CO2 मिशंस कम करें, हमारी जो है वो इंक्रीज होकर आपके लेवल पे जब बराबर हो जाएंगी तो फिर हम जो है वो सेम पेज पे आएंगे। वो कहते हैं कि नहीं, हमारी तो चले जो होगी है, आपने तो अभी स्टार्ट करना है, इन्वेस्ट करना है, आप जो है वो रिन्यूएबल्स में इन्वेस्ट करें, दूसरी साइड पे इन्वेस्ट करें, कोल में ना करें। तो वेट फॉर द अदर गाय। डेवलप कंट्रीज गो फर्स्ट। तो क्योटो जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल मोडेस्ट स्टार्ट है। तो ईच कंट्री विशेस टू प्रिजर्व और इम्प्रूव इकोनॉमिक स्टेटस, वो ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेटस भी करना है। यूएस एडमिशन बैक्ड अवे फ्रॉम द क्योटो प्रोटोकॉल एंड लुक्स टू अ वैरायटी ऑफ वॉलंटियर इनिशिएटिव। अब रिजल्ट क्या है इसका? इनएक्शन। अभी तक जो है वो इनएक्शन है। अभी जो COP और जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या पेरिस क्लाइमेट एक्शन जो है ये हुए, उसके बाद जो है ये थोड़ा सा इसके अंदर पॉजिटिव चेंज आया। तो एविडेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज इज इंक्रीजिंग एंड पब्लिक अवेयरनेस इज राइजिंग इवन इन द US। अब ये जो
ये जो चीज़ है इसकी वजह से जो है वो इवन यूएस जो है वो थोड़ा सा इस वरना यूएस जो है वो क्लाइमेट चेंज के आप क्या कहते हैं उसको, क्लाइमेट चेंज को एक रिजेक्ट करना होता है और एक उसके यानी कि अगेंस्ट है, उसके प्रूफ्स को मानते नहीं थे। तो अभी जो है वो थोड़ा थोड़ा मानना शुरू हुए हैं, लेकिन अभी भी उस लेवल तक नहीं मानते। तो हाउ फार एंड हाउ तो गैप्स बिटवीन रिच एंड पुअर स्टिल वाइडनिंग। सस्टेनेबिलिटी का एक जो इशू हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, इक्वालिटी या इक्विटी। कल्चरल एंड रिलीजियस वैल्यूज इन्फ्लुएंस एटीट्यूड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस हेल्प इंप्रूव लाइफ ऑफ द पुअरेस्ट। सेल्फिशनेस एंड डिनायल है। डेवलप्ड वर्ल्ड है, व्यू ऑफ द पॉवर्टी सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। अब ये जो है वो चाइना अगर पुअर है या पाकिस्तान गरीब है, उसकी एनर्जी प्रोडक्शन नहीं है, तो हम क्यों टेक्नोलॉजी दें या हम क्यों इन्वेस्ट करें या हम क्यों फैसिलिटेट करें। ये उनकी अपनी इनएबिलिटी की वजह से जो है वो उनके पास एनर्जी नहीं है या चीप एनर्जी नहीं है। तो ये यूएसए के अंदर एक है कंसेप्ट। डेवलपिंग कंट्रीज डिजायर फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ अमंग बोथ द रिचर एंड द पुअर। ग्राफ्ट एंड corruption and acceptance of large inequities, inadequate resources, human and financial, for much change, anger at the haves who are even more visible now thanks to modern communication। तो ये एक चीज़ जो है वो अभी डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड और अफ्रीका और यूरोप और इनके दरमियान जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो गई है, अगर आप वर्ल्ड या सोशल मीडिया को फॉलो करें तो। क्लाइमेट चेंज जो है, शिफ्टिंग रीजनल वेदर है, फिर पॉवर्टी इसका बहुत बड़ा रीजन है। सब ह्यूमन लिविंग कंडीशन फॉर मैनी, एनर्जी एक्सेस नहीं होगी तो पॉवर्टी, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी तो पॉवर्टी होगी। उसके बाद मेजर सोसाइटल इनक्वालिटीज क्या है, इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट एंड डिसरप्शन, सोशल इंस्टेबिलिटीज हैं। और फोर्ट्रेस वर्ल्ड, ये अभी जो है वो ये कंसेप्ट आपने वो देखा होगा इन टर्म्स ऑफ वीज़ा रेगुलेशन, और वो दूसरा बॉर्डर के ऊपर जो है वो बार्स लगाई जा रही हैं, ठीक है। तो जो हैव नॉट हैं, पुअर लोग हैं, वो फिर वहाँ पे आएंगे जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी आप वहाँ पे नहीं लेके जाएंगे, उसको सस्टेनेबल नहीं बनाएंगे। तो देयर आर नो राइट और रॉन्ग, इट इज अ मैटर ऑफ बैलेंस। तो ईच वन मे कंट्रीब्यूट इन अ डिफरेंट वे। सेल्फिशनेस एंड मटेरियलिज्म इज ओके in moderation, so but may block other rewarding human values like being of service to others, feeling part of a community, self respect, love और compassion। तो ये सारे जो हैं ये भी एक आप कह लें कि इनडायरेक्टली पार्ट हैं सस्टेनेबल लिविंग का या सस्टेनेबिलिटी का, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। तो वी कैन ओनली कंट्रोल आवर बिहेवियर नॉट अदर पीपल्स, तो इट इज पॉसिबल टू बी एन एग्जाम्पल। तो सस्टेनेबल बिहेवियर जो है वो किए जा सकते हैं, अप्लाई हो सकते हैं। अभी मेरा ख्याल है आगे इसका जो दूसरा है टॉपिक तो काफ़ी लंबा है, क्या टाइम हुआ अभी? है टाइम वैसे हमारा ख़त्म हो गया। डॉक्टर बच्चे जो टाइम जो है वो हमने 6 बजे तक रखा था। चले बात अभी बहुत अधूरी है, अभी बहुत लंबा टॉपिक है। सेल्फिशनेस एंड मटेरियलिज्म आर ओके, कुछ और। उसके बाद रिवार्ड फॉर एक्शन क्या है, बट वी विल गेट, अगर हम जो है सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाते हैं या सस्टेनेबल बनाते हैं, परहैप्स अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ विद एनफ टू मीट आवर नीड नॉट ओवर वांट्स, ठीक है। ये दो डिफरेंट है, एक नीड है और एक वांट्स है। तो अ डिफरेंट बिजनेस पैराडाइम, नॉट मास प्रोडक्शन बट लाइफ साइकिल सर्विस प्रोडक्शन विद केयरफुल रिगार्ड टू एक्सटर्नलिटीज, कि आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसका पूरा एक लाइफ साइकिल असेसमेंट होगी कि मैं जो चीज़ बनाऊंगा ये लगेगी कब, ख़राब कब होगी, रिपेयर कैसे होगी, और जब स्टार्ट कैसे होगी, डिस्कार्ड कैसे होगी, फिर इसको रिसाइकल कैसे करेंगे, इसके कौन कौन से पार्ट रिसाइकल होंगे, कौन से रिसाइकल नहीं होंगे, पूरी लाइफ साइकिल में इसमें क्या क्या एमिशंस होनी है, उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं मतलब। और इसके अलावा फिर इसके बाद एक्सटर्नलिटीज आए थे, इस जो चीज़ मैं बना रहा हूँ इसका इम्पैक्ट क्या आना है। अगर वो फैक्ट्री लगनी है कहीं पे, तो वो फैक्ट्री लगाने के लिए मुझे 20 दरख्त काटने पड़ेंगे, या वो 1 एकड़ का जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फैक्ट्री में, तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, वो एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है।
और उस इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रीज लगाऊंगा मैं सारी अपनी बाउंड्री के ऊपर या कुछ और उसके। तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्टार्ट से बिगिनिंग तक। हाँ जी सर अब तक तो कोई रिवॉर्ड मिला नहीं उस चीज का, जिस चीज की तरफ ये रिवॉर्ड किए हैं। पहले जानने में सवाल बाद पहले मुकम्मल करो डॉक्टर, सवाल बाद में करेंगे। चलो, तो ग्रेटली रिड्यूस सोशल इनइक्वालिटी। जो सोशल इनइक्विटी है वो आपकी, इनइक्वालिटीज़ हैं वो आपकी रिड्यूस होंगी, एंड इम्प्रूव सोसाइटल स्टेबिलिटी। ये वो जो मुर्गे वाली एग्जांपल दी थी पहले, कि अगर आप भी जो है वो कह लें खाते पीते हैं या आपको सारी जो है वो नीड्स पूरी हो रही हैं और आपके हमसाए की भी नीड पूरी हो रही है, तो फिर आप हमसाए से आपको ना तो डर लगेगा और ना ही आपको इससे मिलते हुए हिचकिचाहट होगी। वरना क्या होगा कि वैसे ही मिलते हुए जो है वो कुछ सलाम करेगा तो इसने शायद पैसे मांगने हैं। वो होता है ना आजकल बाहर निकलते हैं तो वो जो भी बंदा गाड़ी के पास आता है ये लगता है कि ये ना कोई सवाल करने आया है। ठीक है, वो इनइक्विटी है, एक इनइक्वालिटी है, किसी के पास ज़्यादा पैसे, जिसके पास ज़्यादा पैसे उसी के पास जाना है सबने। तो ये चीज़ जो है ये आपकी ख़त्म होगी सोसाइटी के अंदर और वर्ल्ड ओवर भी। तो अप्रिशिएशन एंड केयर फॉर नेचर एंड डाइवर्सिटी, अगर आप नेचर की केयर करेंगे तो बोथ ह्यूमन एंड इन्वायरमेंटल। कॉल्ड लोड्स और डिमांड। अब जब हमें एनर्जी प्लानिंग करनी होती है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस डिमांड को आपने मीट करना है। लोड्स क्या हैं आपके, पंखा चलाना है आपने, इस्त्री चलानी है, इससे आपने ट्यूबवेल चलाना है, एनीथिंग। तो एंड द चेंज ऑफ कन्वर्जन एंड ट्रांसपोर्ट स्टेप। अब उसमें जो आपने बेसिकली जो स्टार्ट से आपका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा, कन्वर्जन कैसे करेंगे, और कन्वर्जन करके आप उसको सप्लाई कैसे करेंगे उस एनर्जी को। इसमें जो आपकी फ्यूल की, फॉसिल फ्यूल की एग्जांपल है पेट्रोल की, तो पेट्रोल आपका जो है वो पहले ड्रिल होगा। अब वो जो ऑयल है वो भी सस्टेनेबल होना चाहिए, वेल उससे जो फॉसिल फ्यूल निकल के ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो ट्रांसपोर्टेशन जो है दैट शुड बी सस्टेनेबल। ठीक है, उसके बाद जो रिफाइनरी है आपकी, रिफाइनरी का सारा ऑपरेशन जो है उसको भी आपने स्टडी करना है। वहाँ पे जो आपका फॉसिल फ्यूल जो है दैट विल बी डिस्टिल्ड इनटू पेट्रोल डीजल है, और फिर पेट्रोल की डिस्ट्रीब्यूशन है पेट्रोल पंप तक, पेट्रोल पंप के ऊपर स्टोरेज है, फिर उसके बाद फ्यूल टैंक के अंदर उसका ट्रांसफ़र है, और फिर उसकी एक्चुअल यूटिलाइजेशन है व्हीकल के अंदर व्हेन यू विल बी ड्राइविंग द व्हीकल। ठीक है, तो ये सारी जो पूरी साइकिल चेन बनेगी आपकी फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड यूज़, इस सारी को जो है वो स्टडी करना पड़ेगा हर हर एंड यूज़ का। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी है, इसमें लिक्विड फ्यूल्स भी हैं, इसमें आपका बायोमास भी है, वुड भी है, ये सारी। तो then we have, due to large fluctuation in supply and demand, energy system must be able to respond to changing condition। अब सप्लाई जो है आपकी वो भी नॉर्मली जो है वो कांस्टेंट नहीं होती, उसके अंदर भी फ्लक्चुएशंस हैं। और जो आपकी डिमांड है, मसलन आपकी जो घर की डिमांड है, अगर हम डोमेस्टिक डिमांड की बात करें तो सुबह 6 बजे आपका जो है वो डोमेस्टिक लोड्स ऑनलाइन आना शुरू होंगे, लोग उठेंगे, लाइट्स ऑन होंगी, जो है वो आपकी सुई गैस के जो है वो स्टोव्स ऑन करेंगे, कुकिंग स्टार्ट होगी, अगर गीज़र है तो गीज़र ऑन होंगे। 6 से 8 बजे तक जो है और 9 बजे तक आपका डोमेस्टिक लोड पीक पे जाएगा। उसके बाद सब लोग जो है वो कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, ऑफिस में चले जाएंगे। 9 बजे के बाद आपका डोमेस्टिक लोड जो है वो कम हो जाएगा। आपका जो इंडस्ट्रियल या दूसरा लोड है वो आपका 9 to 5 फिर पीक पे जाएगा। तो ये सारी जो आपकी इंडस्ट्रियल डिमांड है, डोमेस्टिक डिमांड है, ये सारी आपकी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये एक तो ये रेगुलर पैटर्न है, इसके बाद इसमें इरेगुलर पैटर्न भी आते हैं। ठीक है, और सेम इज ट्रू फॉर द सप्लाई। सोलर की अगर हम बात करें, सोलर का एक रेगुलर पैटर्न है, सुबह 8 बजे सूरज निकलेगा, 6 बजे ग्रूब होगा, 8 से 6 बजे तक आपको पता है कितनी सनलाइट मिलेगी। उसमें दरमियान में कभी क्लाउड आ गया, कभी जो है वो पूरा दिन जो है वो आपका रेनी सीजन है तो पूरा दिन क्लाउड कवर रहेगा, तो आपके पास कोई सप्लाई नहीं है, डिमांड आपने पूरी करनी है। तो सप्लाई और डिमांड दोनों जो है वो फ्लक्चुएट करती है, रेगुलर भी होती हैं और इरेगुलर भी होती हैं। तो इनको भी जो है वो आपने एनर्जी प्लानिंग जब करनी है तो इस चीज़ को भी आपने उसके अंदर कंसिडर करना है कि जब आपके पास सप्लाई नहीं होगी तो डिमांड कैसे मीट करेंगे, और जब डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई का क्या करेंगे। तो एनर्जी सिस्टम मस्ट बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग कंडीशन in order to meet consumer energy need across time and space। जैसे डोमेस्टिक उस एरिया के अंदर डिमांड है, फिर उसके बाद वो शिफ्ट हो जाएगी इंडस्ट्रियल एरिया में, और फिर टाइम डिपेंडेंट है दोनों। तो एग्जांपल है ऑयल प्रोडक्ट्स, तो होम हीटिंग ऑयल एंड गैसोलीन, नेचुरल गैस की कंजम्पशन है। इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट प्रोनाउंस्ड एग्जांपल। इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को आप स्टोर नहीं कर सकते ग्रिड के अंदर, तो पावर प्लांट से जो जितनी प्रोड्यूस हो रही है उतनी आपने कंज्यूम करनी है घर के अंदर। तो वो सप्लाई और डिमांड के साथ उसका डायरेक्ट लिंक है।
अब इसमें जो सीजन चेंजेस हैं, एक तो एनुअल आपकी क्या कहते हैं वेरिएशंस हैं ड्रिवन बाय इकोनॉमिक ग्रोथ। हर साल जो है वो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है वो 5% इंक्रीज होनी है, कभी 5% हो जाएगी, कभी 6% हो जाएगी, कभी 4% हो जाएगी। एक एनुअल आपकी जो है वो डिमांड है। अ रफ रूल ऑफ थंब, डेवलप इकोनॉमीज इलेक्ट्रिक ग्रोथ रेट अप्रोक्सीमेट इक्वल टू द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है 5% है, 4% है, उतना ही आपका इलेक्ट्रिक ग्रोथ रेट होगा। और जो डेवलपिंग कंट्रीज है इसमें ज्यादा है, इलेक्ट्रिक ग्रोथ रेट अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस दैट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ जितनी हो रही है आपकी जो इलेक्ट्रिक ग्रोथ है वो उसकी ट्वाइस होगी, क्योंकि अभी उसमें गैप बहुत ज्यादा है। तो सीजनल चेंज ड्यू टू वेदर चेंज इन यूज, फॉर एग्जांपल लाइटिंग, एयर कंडीशनिंग, किसी सीजन में एयर कंडीशनिंग चाहिए, किसी सीजन में एयर कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वीकली वेरिएशन ड्रिवन बाय बिजनेस डे, फॉर एग्जांपल 5 आपके बिजनेस डे हैं, 2 वीकेंड्स हैं, तो वो वीकली वेरिएशन आएंगी, वीकेंड पे कुछ होगी, वीक में कुछ होगी। डेली वेरिएशंस हैं ड्रिवन बाय टाइम ऑफ डे, कुछ रेगुलर हैं, इरेगुलर हैं, वेदर एंड टू अ स्मॉल एक्सटेंट जो है वो आपकी स्पॉट इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। ये जर्मनी के अंदर या दूसरे कंट्रीज में वो करते हैं जब उनके पास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है तो दे रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कम हो जाती है और वो बेसिकली दे मोटिवेट पीपल टू यूज एनर्जी। तो ये स्पॉट प्राइसेस होती हैं, जिस दिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है उस दिन कॉस्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की उस टाइम के अंदर कम हो जाएगी। तो ये सारे फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट करते हैं आपकी एनर्जी प्लानिंग को। तो अब इसमें अगर हम देखें इलेक्ट्रिक जनरेशन बाय फ्यूल वर्ल्ड ओवर जो है वो आपकी 2020 में अप्रोक्सीमेटली बिलियन ऑफ किलोवाट आवर जो है वो तकरीबन 22,000 वाट फ्रॉम है, ये क्या था टोटल है, कोल टोटल है, ये टोटल है। उसके बाद आपके पास कोल है, सोलर में अभी आप देखें 2020 के अंदर जो है इसका तकरीबन आप कह लें कितना होगा, ये 4,000 है, 2,000, 1,000 या 700-800 किलोवाट आवर। उसके बाद नेचुरल गैस, और फिर आपके पास विंड है, विंड के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड ओवर ज़्यादा है, इसकी जो प्रोडक्शन अभी ज़्यादा है। देन वी हैव न्यूक्लियर, न्यूक्लियर की जो है वो अभी स्टेबल है और फ्यूचर के अंदर भी प्रिडिक्टेड है कि स्टेबल ही रहेगी। अब इसमें भी अभी अगर आप देखें तो कोल और नेचुरल गैस, दीज आर द 2 मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अराउंड द वर्ल्ड। और इसकी रीज़न है, वो रीज़न भी जो है वो एनर्जी प्लानिंग में आ जाती है, आगे हम देखेंगे। उसके बाद आपके पास जो आपके है इस वक्त बिलियन किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय टाइप, इसमें जो ब्लू है आपका नेचुरल गैस, देन न्यूक्लियर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, और सबसे ज़्यादा जो है वो सोलर। अब ये क्या है चेंज इन 2050, कि 2050 तक किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा चेंज आएगा। तो सोलर के अंदर एक्सपेक्टेड है कि सबसे ज़्यादा चेंज होगा ये आपका एचएम जो है वो हाई इकोनॉमिक ग्रोथ है, एलएम लो इकोनॉमिक ग्रोथ है। अगर लो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है फिर भी इसके अंदर जो चेंज है वो अप्रोक्सीमेटली कितने की किलोवाट बिलियन किलोवाट आवर है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली आप कहें 5,000 के करीब है, 5,000 या मोर देन 5,000। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रिडिक्टेड है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या जो चेंज एक्सपेक्टेड है दैट इज इन सोलर एंड विंड। अगर आप विंड ग्रीन का देखें तो बाकी जो नेचुरल गैस है उसमें हाई इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर जो है वो प्रिडिक्शन है कि वो ज़्यादा होगा। बाकी कुछ दूसरी जो है उसमें भी नेचुरल गैस की जो से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसके अंदर ज़्यादा आपकी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। उसके बाद कैपेसिटी अगर हम देखें इस वक्त करंट, तो नेचुरल गैस और ये आपके पास कोल है, ऑलमोस्ट आप कह लें कि 40% या 35% जो है वो वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है वो कोल से हो रही है या नेचुरल गैस से हो रही है। टोटल मिला के जो है वो मोर देन 50%, 60% के करीब बनता है। बाकी कुछ सोलर और विंड है जो कि आपकी जो है वो रिप्लेस कर रही है और 2050 तक जो है दैट विल बिकम इक्वल टू कोल एंड या उसको एक्सीड भी कर सकती है। 2050 के अंदर भी कोल और नेचुरल गैस पावर प्लांट्स होंगे। इसी तरह फिर चाइना और अदर एशिया पैसिफिक कंट्रीज, चाइना के अंदर अगर आप 2022 में देखें तो सबसे ज़्यादा जो है वो कोल है, फिर उसके बाद आपकी नेचुरल गैस है, देन कुछ थोड़ी बहुत इनकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक है काफ़ी, और सोलर और विंड है। और एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ के अंदर भी नेचुरल गैस और कोल। नेचुरल गैस एंड कोल जो है अब इसको जो है वो सस्टेनेबल कैसे बनाएं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अंदर, उसके अंदर जो है वो काफ़ी रिसर्च हो रही है। और आपका कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज सिस्टम है, फिर और टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि
अभी इन लाइन आना शुरू हो गई हैं। काफ़ी प्लांट हैं चाइना, क्या कहते हैं आपके यूरोप के अंदर और दूसरे कंट्रीज़ में, जिनको उन्होंने CCS के ऊपर शिफ्ट किया है, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज के ऊपर। तो एशिया पैसिफिक रीजन में CO2 इमिशंस अगर हम देखें तो चाइना जो है उसका पार्ट एशिया पैसिफिक में सबसे ज़्यादा है। देन वी हैव अदर एशिया पैसिफिक और इंडिया एंड जापान। तो इंडिया जो है वो बेसिकली बाकी रेस्ट ऑफ द जितने एशिया पैसिफिक में कंट्रीज़ आते हैं, ये एशिया पैसिफिक आपका इधर पाकिस्तान से और इंडिया से शुरू होके वो ऑस्ट्रेलिया तक का जो सारा इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारा रीजन बनता है। और आगे फ्यूचर के अंदर जो है इंक्रीज होगा। तो अब डिमांड जो है एनर्जी प्लानिंग की, अब ये कोल और विंड जो है ये प्रोजेक्शन के अंदर क्यों अभी तक जो है वो इंक्लूडेड है कि ये फ्यूचर के अंदर भी जो है वो 30% 40% वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है दैट विल बी थ्रू कोल और नेचुरल गैस। उसकी जो मेन रीज़न है वो आती है एनर्जी प्लानिंग। जब आप एनर्जी प्लान करते हैं, सप्लाई और डिमांड को मीट करने की कोशिश करते हैं, तो सप्लाई आपकी जो है अभी करंटली जो है वो स्टेबल नहीं है, जितने भी रिन्यूएबल्स हैं। तो उसमें जो वेरिएशन है, फॉर एग्जांपल ये संडे समर है, संडे विंटर है, मंडे विंटर है और मंडे समर है, ये आपकी डिमांड है मेगावाट में, एक हाइपोथेटिकल आप कह लेंगे सिटी की या कंट्री की। तो अब ये डिमांड जो है वो आप देखें 2 बजे से जो है वो आप, जैसे मैं बता रहा था कि 9-10 बजे तक जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, उसके बाद 10 बजे या 9 बजे के करीब जो है दैट स्टार्ट टू इंक्रीज। अब ये आपका है संडे, संडे जो है वो 10 बजे स्टार्ट हो रहा है, और अगर आप मंडे देखें विंटर का तो दैट इज स्टार्टिंग एट 6। तो पावर प्लांट की जो सारी वो क्या कहते हैं प्लानिंग होती है, किस टाइम के ऊपर कितनी पावर पे प्लांट जो है वो चलने चाहिए, वो सारा इस जो है वो कर्व या इस एनर्जी डिमांड की बेस के ऊपर प्लान होता है कि पावर प्लांट जो है फुल कैपेसिटी के ऊपर 6 बजे आ जाना चाहिए या 7 बजे आना चाहिए या 10 बजे आना चाहिए। अब उसके बाद रिलेटिव इलेक्ट्रिसिटी लोड, ये आपके लोड हैं, ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और इसके बाद सैटरडे संडे। सैटरडे संडे को जो है वो आपकी डिमांड कम होगी। ये रिलेटिव लोड है, यानी वन जो है आप कह लें कि पीक लोड है या एक मैक्सिमम लोड है, और ये या एवरेज लोड है वन आपका, और 1.2 उससे, यानी कि जब एवरेज से ज़्यादा कंजम्पशन हो रही है और इससे कम हो रही है तो वो आपकी लेस देन 1 है। इसी तरह से विंटर और समर का एक टिपिकल डे है कि विंटर में आपकी कितनी डिमांड है और समर में कितनी डिमांड है। तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर ए हाउस, फॉर ए सिटी एंड इवन फॉर ए कंट्री। तो इसी तरह से मिलते जुलते कर्व बनते हैं आपके। अब उसके बाद एक होती है, इसका कहते हैं एनुअल लोड ड्यूरेशन कर्व। अब एनुअल लोड ड्यूरेशन कर्व जो है उसके अंदर आपके पास बेसिकली आप देखेंगे कितने घंटे तक कितने मेगावाट कैपेसिटी आपकी यूज हुई। मसलन पूरे साल में 8760 8760 आवर्स होंगे। हर आवर्ली जो है वो हम उसको रीडिंग या जो है वो मेजर करेंगे कि हर आवर में कितनी आपकी पावर जो है वो कंज्यूम हो रही है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट आवर जो है इसके ऊपर फिर जो उसको फिर हम जो है वो मैक्सिमम से स्टार्ट करके मिनिमम तक जो है वो उसको एक सीरीज में ड्रा कर देंगे। तो सबसे मैक्सिमम जिस आवर में आपकी हो रही है 1 आवर, वो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, फिर सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये सारे पॉइंट जो है इनको हम इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लॉट करेंगे फॉर एवरी आवर। तो ये कर्व आपके पास बनेगा। तो इस कर्व में अगर आप देखें तो जो आपकी पीक कंजम्पशन है वो कुछ आवर्स के लिए है थ्रू आउट द ईयर। मेजोरिटी ऑफ द ईयर जो है वो आपकी जो कंजम्पशन है वो एक एवरेज लेवल के इक्वल है या उससे बिलो है। तो अब इस कर्व को आपने, इस लोड को आपने मीट करना है, तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो भी इस लोड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो अब मसला जो है, प्रॉब्लम है जो है वो ये वाली पीक है, ये वाली। अब फॉर एग्जांपल ये आपकी जो है वो 20,000 मेगावाट बनती है यहाँ पे, तो 20,000 मेगावाट के पावर प्लांट लगा ले तो सारा साल आपकी जो कैपेसिटी है वो मीट हो जाएगी। लेकिन जब आपकी 20,000 मेगावाट से ज़्यादा होगी डिमांड तो तब आप उसको मीट नहीं कर सकेंगे। अब उस ज़्यादा को मीट करने के लिए आपको 30,000, 35,000, 40,000, 50,000 या 60,000 मेगावाट कैपेसिटी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अब वो 60,000 मेगावाट कैपेसिटी के ऊपर आपका सिस्टम जो है वो चलेगा सिर्फ आप कह लें कि 15% या 10% टाइम ऑफ द ईयर, बाकी 90% टाइम ऑफ द ईयर वो सिस्टम जो है वो आपका आइडल होगा। अगर आप इसके नीचे एरिया ड्रा करें तो दैट इज द टोटल मेगावाट आवर कंजम्पशन ऑफ द होल ईयर, पूरे साल की जो है वो कंजम्पशन आ जाएगी। और पीक आवर जो है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, सबसे पहला जो है वो पीक आवर होगा कि इस आवर में जो है वो आपकी डिमांड इतनी थी, कंजम्पशन इतनी थी। तो अब जो डिमांड फोरकास्टिंग है
जो प्रोबेबिलिटी है, अब डिमांड की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी थोड़ी सी इस तरह से बनती है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो डिमांड है दैट विल बी लो, एक लॉन्ग टेल वाला कर्व बनता है इसका। तो समर पीक्स आर मोर प्रोनाउंस्ड देन विंटर पीक्स। अब ये जो पीक है दिस ये प्रोबेबिलिटी है कि आपकी जो कैपेसिटी है मेगावाट, ये एक्स एक्सिस के ऊपर मेगावाट है, वाई एक्सिस के ऊपर प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपकी डिमांड जो है वो इस के आसपास होगी, आप कह लेंगे ये 5000 मेगावाट है। और कुछ टाइम होगा जिसमें आपकी कैपेसिटी जो है वो 20,000 50,000 मेगावाट हो जाएगी, लेकिन बहुत थोड़ी प्रोबेबिलिटी है कि आपकी डिमांड बहुत हाई होगी। ज़्यादा डिमांड यही है कि आपकी डिमांड जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि डिमांड आपकी कम होगी। तो ये बेसिकली एक प्रोबेबिलिटी वर्सेस डिमांड कर्व आपका आ गया। तो इसकी बेस के ऊपर जो है ये छोटी सी एक कैलकुलेशन है कि अगर आपके पास ये जो टोटल एरिया इस तरह आप ड्रा करें रेक्टेंगल, और इसके अंदर जो है ये जो आपने कर्व ड्रा किया था अपनी डिमांड वर्सेस आर का, तो इसका एरिया डिवाइडेड बाय होल एरिया करें तो दैट इज योर लोड फैक्टर। तो इसको हम लोड फैक्टर कहते हैं। ये आपके पास मैक्सिमम कैपेसिटी है, अगर आप मैक्सिमम कैपेसिटी पे चलाएं सारा साल सिस्टम को तो ये कर्व बनेगा आपका ऊपर, तो ये एरिया आपके पास आएगा। लेकिन इसमें जो कैपेसिटी आपकी यूज हो रही होगी थ्रू आउट देयर वो सिर्फ ये डैश्ड एरिया, क्रॉस एरिया, ठीक है। तो बेसिकली इस हैश्ड एरिया का जो एरिया है डिवाइडेड बाय टोटल एरिया दैट इज योर कैपेसिटी या लोड फैक्टर। अब ये हमने बेसिकली इसको डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिसिटी मार्केट जो है वो कंट्री, प्रोविंस, कंट्रोल एरियाज, इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑपरेटर होते हैं, रीजनल ट्रांसमिशन होती है, डिफरेंट इन स्पेशल वेरिएशन जो है वो काज होती हैं लोड की वजह से, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, रीजनल वेदर पैटर्न, टाइम जोन्स की वजह से, ये सारी आपकी वेरिएशन है। अब इसके अंदर जो है वो नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी जो मार्केट है उसको कंट्री, प्रोविंस में डिवाइड किया होता है। तो इस लार्ज एरियाज के अंदर वी हैव कंट्रोल एरियाज, वो जो ग्रिड से, पाकिस्तान में जो ग्रिड होती है एक ग्रिड्स बनाई होती हैं कि इस ग्रिड को ये सप्लाई करेगा, ये कंट्रोल एरिया इस ग्रिड का होगा, ये एरिया इस ग्रिड का है। फिर इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑपरेटर्स होते हैं, पाकिस्तान में तो नहीं है लेकिन आजकल जिसने घर पे छत सोलर पैनल लगाया हुआ वो बेसिकली आपका इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑपरेटर है, वो अपना सिस्टम खुद ऑपरेट कर रहा है। उसके बाद रीजनल ट्रांसमिशन ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जैसे लेस्को है, कैस्को है, जो कि वो रीजन के अंदर जो है वो हैंडल कर रही होती है। तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ यूनिट होते हैं। अब बेस लोड जो है वो आपका, जिसको हम कहते हैं बेस लोड, बेस लोड सबसे पहले आपने डिसाइड करना होता है कि कितना आपका जो लोड है वो मिनिमम लोड होगा थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर मिनिमम लोड कितना होगा, जो कि हर सूरत जो है वो आपने मीट करना ही करना है, कुछ भी हो जाए तो वो बेस लोड हो जाएगा। बेस लोड जो है वो नॉर्मली हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक से, न्यूक्लियर, कोल या नेचुरल गैस कंबाइन साइकिल गैस टर्बाइन जो है उससे मीट करते हैं, क्योंकि इन प्लांट को आप जो है वो अपनी मर्जी से चला, कोल जो है इसको टाइम लगता है थोड़ा सा, न्यूक्लियर को भी, हाइड्रो और नेचुरल गैस जो है इनको आप शॉर्ट टर्म के अंदर स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं या इसको आइडल से मैक्सिमम पीक पावर पे लेके जा सकते हैं। इंटरमीडिएट जो है इसमें ऑयल और नेचुरल गैस कंबाइंड साइकिल गैस टर्बाइन है। पीकिंग, जब आपका पीक लोड होगा तो उसके लिए नॉर्मली ऑयल, डीजल या नेचुरल गैस टर्बाइंस होंगी, या एक जो है वो आजकल ऑप्शन आ रहा है जिसको हम कहते हैं पंप स्टोरेज। ठीक है, आपने एनर्जी जो है वो जब आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी थी उसको पंप करके स्टोर कर लिया आपने इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और जब आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है तो उस वाटर को आप टरबाइन में से पास करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लें। उसके बाद नॉन डिस्पैचेबल है जिसमें विंड, सोलर और वेव है। इसको आप जो है वो डिमांड के साथ मैच, आपको डिमांड को इस सप्लाई के साथ मैच करना पड़ेगा। ये विंड जब है, सोलर जो है इसका थोड़ा बहुत पैटर्न होता है हमारे पास, विंड का भी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो पैटर्न अवेलेबल होता है, लेकिन इसमें किसी भी वक्त जो है वो आपकी सप्लाई कट हो सकती है। वेव क्या है? वेव जो है ये बेसिकली ओशन वेव एनर्जी है। ये जो आपके बीचेस हैं या टाइडल है, एक टाइडल है एक ओशन वेव है। टाइडल जो है वो सेपरेट है, टाइडल तो आपका छोटा सा डैम ही बन जाता है बेसिकली, टाइड आएगा डैम फिल कर लेंगे, और जब टाइड आपका टाइड वापस जा रहा होगा, लो टाइड आएगा तो आप डैम खोल के पानी वापस भेजेंगे, टरबाइन चला लेंगे। वेव के अंदर जो है जो आपकी बीच के ऊपर वेव्स आ रही हैं, उन वेव्स को आप जो है वो कोई डिवाइस लगा के कन्वर्ट कर लेंगे इलेक्ट्रिसिटी में।
और फिर इसके बाद ओशन थर्मल भी एक है, लेकिन वो इतना प्रैक्टिकल नहीं है कि सरफेस और डीप के अंदर जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस है, उसके दरमियान में आप जो है वो ऑर्गाइन रैंकाइन साइकिल या कोई और प्लांट लगा लें। तो ओशन की तो ये सारे जो है वो, उसके बाद ट्रेड ऑफ क्या है, कैपिटल एंड फिक्स कॉस्ट। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट ये दो हैं। अब जो आपके कोल, न्यूक्लियर और नेचुरल गैस कंबाइंड साइकिल जो है, इनकी कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा है, ऑपरेशनल कॉस्ट कम है। जबकि जो आपके डीजल हैं या दूसरे डीजल जनरेटर हैं, ये दूसरे हैं, उनकी जो है वो रनिंग कॉस्ट ज़्यादा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है। तो इसके दरमियान एक कंप्रोमाइज़ है, विच आर प्राइमरी ड्रिवन बाय फ्यूल कॉस्ट एंड हीट रेट। तो लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट वर्सेस ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। अब कोल और जो न्यूक्लियर हैं, इनकी रनिंग कॉस्ट कम है, लेकिन इनकी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी जो है, इनको हो सकता है अगर आपको शट डाउन करना पड़े या इसको दोबारा स्टार्ट करना पड़े, तो ये इसको ऑनलाइन लाते लाते जो है वो आपको एटलीस्ट 24 आवर्स तो लग ही जाएंगे कोल को। लेकिन जो आपकी गैस टरबाइन है, उसको आप 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे से आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर जो है वो ऑनलाइन लेके आ सकते हैं, इसके ऊपर लोड जो है वो डिस्पैच कर सकते हैं। तो हु बेयर दिस कॉस्ट इन्फ्लुएंसेस इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। स्टोरेज ऑप्शंस हैं आर एक्सपेंसिव, जो पंप स्टोरेज है, हाइड्रो रिजर्वायर है, दे आर एक्सपेंसिव। तो उसके बाद एसी ट्रांसमिशन लाइन है, स्विच गेट, ट्रांसफार्मर, कमेस्टर बैंक्स हैं, और 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है तो आपको 115 किलोवाट तक उसको जो है वो अप भी करना पड़ेगा, उसका वोल्टेज इंक्रीज भी करना पड़ेगा। एवरेज कॉस्ट पर मेगावाट आर डिक्रीज विद कैपेसिटी ऑफ अ जनरेशन यूनिट, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जितनी कैपेसिटी आप ज़्यादा होगी, 1200 मेगावाट का प्लांट लगाएंगे तो पर यूनिट कॉस्ट आपको कम पड़ेगी, 100 मेगावाट के 12 लगाएंगे तो आपको कॉस्ट जो है वो पर यूनिट ज़्यादा आएगी। ठीक है, बट ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन डिमांड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्राइस फीडबैक, फ्यूचर डिमांड मे नॉट मटेरियलाइज क्विकली एनफ टू जस्टिफाई द एडिशनल अपफ्रंट कैपिटल कॉस्ट। तो इट इज लेस एक्सपेंसिव टू ओवर बिल्ड अ सिस्टम। अब बेसिकली वर्ल्ड ओवर होता क्या है कि जो गवर्नमेंट्स हैं या वो क्या कहते हैं, कंपनीज जो हैं वो बिल्ड करती हैं पावर प्लांट एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट ईयर जो है वो 5% एनर्जी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो वो पहले से ही जो है वो 5% कैपेसिटी जो है वो इंस्टॉल करना स्टार्ट करके उसको आइडल पे रख लेते हैं। लेकिन अगर वो जो डिमांड है वो मटेरियलाइज नहीं होती ड्यू टू सम एनी रीज़न, इकोनॉमिक ग्रोथ उस तरह नहीं होती या कोई और इंडस्ट्रियल ग्रोथ उस तरह नहीं होती, तो वो आपकी जो कॉस्ट है, लेकिन वो क्योंकि 20 साल तक के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है तो उसमें जो है वो इतना इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन अभी पाकिस्तान जैसी सिचुएशन अगर हो गई है तो अब इसमें जो है वो जो आपने ओवर बिल्ड किए हैं या बिल्ड कर लेते हैं अगर, तो वो डिमांड आपकी मटेरियलाइज ही नहीं होती ड्यू टू कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इंडस्ट्रियल आपकी जो कंजम्पशन है वो कम होने की वजह से। तो दैट कैन आल्सो रिजल्ट इन जो लॉस भी हो सकता है। बाकी इससे थोड़ा सा जनरेशन और अवेलेबिलिटी का आपस में है। लेमडा जो है बेसिकली अवेलेबिलिटी एक प्लांट की हम कहते हैं, दैट इज MTTF इज द मीन टाइम टू फेलियर डिवाइडेड बाय मीन टाइम टू फेलियर प्लस मीन टाइम टू रिपेयर, दैट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ ए प्लांट। कि कोई भी प्लांट जो है वो कितने टाइम में फेल होगा, वो बेसिकली एक प्लांट चल रहा है तो 6 महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने, कितने टाइम के अंदर जो है वो उसके अंदर कोई फॉल्ट आ सकता है और इस फॉल्ट को रिपेयर करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो आपकी मसलन कोल पावर प्लांट है उस पर ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर डीजल जनरेटर पावर प्लांट है तो हो सकता है उस पर जो है वो कम टाइम लगेगा, उसको रिपेयर करना जो है जल्दी रिपेयर किया जा सकता है। तो ये अवेलेबिलिटी जो है दैट इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट पैरामीटर। जनरेशन अवेलेबिलिटी रेंज फ्रॉम 0.75 टू 0.95। तो अब उसके बाद हमारे पास कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल जनरेशन एंड इम्पोर्ट कैपेसिटी। अब यहाँ पे ये आपके पास प्रोबेबिलिटी है और ये आपके पास है वैल्यूज इन थाउजेंड, कैपेसिटी इन मेगावाट। अब यहाँ पे जो 20, 22, 24, 26 और 28 जो है मेगावाट, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास है ऑलमोस्ट 1। तो जो मीन है एवरेज इसका दैट इज 24975। अब ये जो है वो न्यू इंग्लैंड, ये कनाडा न्यू इंग्लैंड जनरेशन एंड इम्पोर्ट कैपेसिटी न्यू इंग्लैंड, तो न्यू इंग्लैंड का जो है ये कर्व है कि आपके पास बेसिकली कितने मेगावाट जो है वो अवेलेबल होगी डिमांड, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है। तो इस तरह के कर्व जो है, डिमांड कर्व जो है वो नॉर्मली प्लानिंग के दौरान जो है वो ड्रा करते हैं कि हमने कितनी डिमांड को कितना मीट करना है। बाकी ये डिमांड एंड फेलियर है। इसके अंदर जो आगे चीज़ देखने वाली है जो हम आज देखना चाहते हैं, ये बेसिकली लोड स्ट्रक्चर है। जब आपने एनर्जी प्लान करना है तो आपने देखना है कि किन लोड्स को आपने सेटिस्फाई करना है, क्या लोड्स होंगे आपके सिस्टम के ऊपर।
उसमें कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन है एक लोड, फिर स्पेस हीटिंग एंड हॉट वाटर है 0 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रोसेस हीट बिलो 100, प्रोसेस हीट इन द रेंज ऑफ 100 to 5000, इसके लिए नॉर्मली जो है बॉयलर लगेगा, इसके लिए गीज़र भी हो सकता है या इलेक्ट्रिक गीज़र भी हो सकता है। प्रोसेस हीट अबव 500 डिग्री सेंटीग्रेड फर्नेसेस के अंदर, स्टेशनरी मैकेनिकल एनर्जी, देन वी हैव इलेक्ट्रिक एनर्जी, देन एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड फूड एनर्जी। ये सारे जो है ये बेसिकली आपकी एंड यूज एनर्जी डिमांड्स हैं। अब ये सारी डिमांड जो है ये मीट करनी है अगर आपने किसी भी एक सोसाइटी की हेल्थी लिविंग के लिए या ग्रोथ के लिए, या किसी एक फैमिली के लिए, किसी एक कंट्री के लिए, प्रोविंस के लिए, किसी भी लेवल पे आप कह सकते हो। तो ये बेसिकली 9 जो है वो उसके लोड फैक्टर है, एनर्जी रिक्वायरमेंट है जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है। अब इसमें बायोलॉजिकली एक्सेप्टेबल सराउंडिंग चाहिए, फूड एंड वाटर चाहिए, सिक्योरिटी, हेल्थ, रिलेशंस एंड लेयर है, सोशल कॉल्स हैं, उसमें एक्टिविटीज़ हैं, उसमें एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग है, रॉ मटेरियल, फिर ट्रेड सर्विसेज है, एजुकेशन है और कम्यूटिंग है। ठीक है, ये सारे जो हैं ये आपके एनर्जी नीड्स हैं किसी भी सोसाइटी की, जिनको मीट करना होता है। गवर्नमेंट को कह लें या जो भी रिस्पॉन्सिबल बॉडीज़ हैं, उन्होंने इंश्योर करना होता है कि ये सारी पूरी सोसाइटी की, पूरा जो कंट्री है आपका, उसमें डोमेस्टिक भी है, सोसाइटी, अब इंडस्ट्री भी चलनी है, साथ फूड आपने प्रोड्यूस करनी है तो ट्यूबवेल भी चलाना है, ट्रैक्टर भी चलाना है, उसकी भी एनर्जी नीड आपने मीट करनी है। तो वो सारी चीज़ें जो है, फूड सिर्फ ये नहीं है कि फूड आपने सप्लाई करनी है, फूड आपने ग्रो भी करनी है, क्योंकि वो कंट्री ने फूड ग्रो करनी है तो उस कंट्री को फूड की ग्रोथ के लिए जो है वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी। ठीक है, ये वही चीज़ है फूड एंड सिक्योरिटी, और इसके अंदर जो है वो बेसिकली रफली जो है वो दिया हुआ है वॉट पर कैपिटा में, कितने वॉट पर कैपिटा कैपेसिटी जो है वो रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल कूलिंग की जो नीड है वो 23 to 361 है डिफरेंट चीज़ों में। मसलन आपको एक्सेप्टेबल सराउंडिंग चाहिए तो हो सकता है आपको एसी चलाना पड़े, 0 से 200 तक पर वॉट पर कैपिटा जो है वो आपकी ये रिक्वायरमेंट है। फूड एंड वाटर आपने स्टोर करना है तो उसके लिए 21 वॉट्स चाहिए आपको अप्रोक्सीमेटली। सिक्योरिटी के लिए 0, हेल्थ के लिए 0, रिलेशन के लिए 0 कह दिया उन्होंने। एक्टिविटीज़ हैं, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, सर्विसेज के लिए 1 to 80 है, हीटिंग और कूलिंग। तो ये बेसिकली 223 से 361, इस सारे को हम ऐड करें तो जो टोटल आपके पास आता है वो 562.2639 वॉट पर कैपिटा है। तो दिस इज दी पावर, ये बेसिकली तो पावर है, इसको आप टाइम के साथ मल्टीप्लाई करके यू कैन कैलकुलेट एनर्जी डिमांड कितनी होगी पॉपुलेशन की, मल्टीप्लाई करके इसको पॉपुलेशन के साथ यू कैन कैलकुलेट के कितने मेगावाट या गीगावाट जो है वो कैपेसिटी रिक्वायर है टू मीट किसी भी कंट्री। अब 560 मिनिमम है और 2639 मैक्सिमम है। जहाँ पे रेफ्रिजरेशन ज़्यादा चाहिए होगी वहाँ पे ये 200 हो जाएगा, जहाँ पे कम चाहिए होगी वहाँ पे 0 हो जाएगा, जहाँ पे हीटिंग रिक्वायर्ड नहीं है वहाँ पे 0 हो जाएगा, जहाँ पे हीटिंग ज़्यादा होगी वहाँ पे 650 हो जाएगा। तो ये बेसिकली वैल्यूज जो है ये चेंज होती हैं रीजन टू रीजन और कंट्री टू कंट्री। अब इसमें बेसिकली एक चीज़ और फर्दर ऐड होती है कि एक दफ़ा आपने कैलकुलेट कर लिया कि हाउ मेनी वॉट्स या मेगावाट या गीगावाट कैपेसिटी जो है दैट इज़ रिक्वायर्ड, तो उसके बाद फिर आता है सिनेरियो, फ्यूचर प्रोजेक्शन के लिए। अब सिनेरियोज हैं वो 2-3 किस्म के हैं, पॉलिसी है इसके अंदर, रेडिकल सिनेरियोज हैं, सिंपल सिनेरियोज हैं। वो एक तो जैसे हमने सिनेरियो देखा कि जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है, जितनी इकोनॉमिक ग्रोथ है एक साल की उतनी जो है वो आपकी एनर्जी डिमांड ग्रो होगी। अगर 5% इकोनॉमिक ग्रोथ है तो एनर्जी ग्रोथ जो है अंडर डेवलप की 10% होगी, डेवलप कंट्रीज की 10% होगी। तो आप कह सकते हैं कि आफ्टर 10 ईयर्स आपकी जो एनर्जी डिमांड है वो 50% जो है वो ग्रो कर जाएगी। ठीक है, एक ये सिंपल सिनेरियो है। फिर एक सिनेरियो है जिसमें एनर्जी एफिशिएंसी है, मसलन आपने गवर्नमेंट ने कहा कि अगले 5 सालों में अपने सारे पंखे जो है वो चेंज कर देने हैं हाफ कैपेसिटी से। तो अब इसका मतलब है कि एनर्जी ग्रोथ की वजह से तो आपकी डिमांड इंक्रीज होगी, लेकिन एफिशिएंट अप्लायंसेस यूज़ करने की वजह से आपकी डिमांड डिक्रीज भी होगी। तो हो सकता है कि आपकी डिमांड 50% इंक्रीज ना हो बल्कि 20% इंक्रीज हो इन 10 ईयर्स। फिर एक कैटास्ट्रोफ सिनेरियो भी हो सकता है कि अचानक जो है वो कोई वार हो जाए, कोई और चीज़ हो जाए, फ्लड्स आ जाते हैं, उसकी वजह से आपकी इंडस्ट्री या इकोनॉमी जो है वो तबाह हो जाती है।
तो हो सकता है अगले 5 साल में बजाय इसके कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन या डिमांड इंक्रीज होने की बजाय वो आपकी -50%, -20% हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो कैटास्ट्रोफिक प्लानिंग भी होती है, बिजनेस एज यूजुअल भी होता है। ये बेसिकली 4-5 सिनेरियोज हैं जो हम यूज़ करते हैं एनर्जी प्लानिंग के अंदर। तो इसमें एंड यूज है, रन अवे प्रिकर्सर सिनेरियो है, हाई एनर्जी ग्रोथ प्रिकर्सर है, स्टेबिलिटी प्रिकर्सर है, लो एनर्जी डिमांड है और कैटास्ट्रोफ है। ये 5-6 सिनेरियोज हैं जो कि हम यूज करते हैं एनर्जी प्लानिंग में। तो इसमें बेसिकली जो सस्टेनेबल अगर आप एनर्जी जो है उसको लेके आते हैं तो फिर आपका जो है वो लो एनर्जी डिमांड प्रिकर्सर ये लोग जो है वो इम्प्लॉय करते हैं कि सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबल कंजम्पशन। जब ये दोनों आप यूज़ करेंगे तो आपकी कंजम्पशन जो है वो रिड्यूस होगी और प्रोडक्शन जो है वो भी रिड्यूस होगी। तो आज इधर तक ही जो है वो रखते हैं। हाँ जी, फिनिश हो गया। तो बाकी आगे और जो डिस्कशन है वो करना है। हाँ जी, जी सर। रिन्यूएबल की क्या नहीं है? सारा कुछ कर सकते हैं, वो सिर्फ एनर्जी प्लानिंग में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था इसको। बेसिकली सप्लाई और डिमांड का इशू आ जाता है आपका। बेसिकली एक्सर्जी होती क्या है? व्हाट इज एक्सर्जी? यूजफुल एनर्जी, एनर्जी दैट इज अवेलेबल फॉर कन्वर्जन। तो अब सोलर से आप जो है वो जिस वक्त वो अवेलेबल है, सप्लाई और डिमांड कर्व इसमें नहीं है। बेसिकली उसमें आपने जो है वो सप्लाई और डिमांड को मैच करना होता है। अब जिस वक्त उसके लिए जो है वो जैसे हमने देखा था बिहेवियर चेंज। अब बिहेवियर चेंज है, आप वो चले जाएं उसकी तरफ, जो ऑफिस टाइमिंग या आपकी शॉपिंग या वो आप सनलाइट आवर्स की तरफ चले जाएं। आपको पता है कि आपके पास सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो आप दिन में एसी चलाएं, दिन में जो है वो शॉपिंग मॉल ओपन करें, स्कूल कॉलेज ऑफिस, और 7 बजे जब अभी लाइट होती है उस वक्त बंद कर दें। तो आपका मैक्सिमम लोड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा सोलर के ऊपर। तो सोलर तो शाम को अवेलेबल नहीं है, और उसके साथ जो है वो अभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आ रही है, रिसर्च हो रही है इसके ऊपर। ये आपने बल्कि सुना भी होगा, टेक्सास के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो मेगावाट कैपेसिटी के जो है वो बैटरी जो है वो यूनिट इंस्टॉल कर रहे हैं फॉर सोलर एनर्जी स्टोरेज। क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि जिस वक्त आपके पास डिमांड है उस वक्त आपके पास कैपेसिटी नहीं है या प्रोडक्शन नहीं है, जिस वक्त प्रोडक्शन है उस वक्त डिमांड नहीं है। तो उसको मैच करना है पहले तो आपने, उसके लिए जो है वो आपको बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, टाइमिंग चेंज करनी पड़ेगी, रूटीन्स चेंज करनी पड़ेंगी बेसिकली। और दूसरा जो है वो स्टोरेज। अब स्टोरेज के साथ मसला ये है कॉस्ट का, और जो कॉस्ट के अलावा जो सबसे बड़ा मसला है वो डेंसिटी का, कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट केजी या पर यूनिट एरिया जो है दैट इज़ वेरी लो। तो स्टोरेज की एनर्जी इंटेंसिटी कम है, उसके लिए बैटरी अगर आपने लगानी है तो उसका वेट बहुत ज़्यादा होगा, एरिया बहुत ज़्यादा चाहिए आपको। पम्प्ड हाइड्रो भी अगर आपने लगाना है तो उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो ये इसके साथ प्रॉब्लम्स हैं। तो लेकिन उन प्रॉब्लम के सोल्यूशन के ऊपर जो रिसर्च चल रही है, जैसे आपकी हाइड्रोजन प्रोडक्शन कर सकते हैं, आप हाइड्रोजन प्रोड्यूस करके स्टोर कर लें, जब आपको एनर्जी चाहिए उस हाइड्रोजन से आप जो है वो गैस टरबाइन रन कर लें, या मिथेन कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस हो रही है उसको रिएक्ट करा के मिथेन कन्वर्ट कर लें। मिथेन जो है उसको आप उससे आप वो आपकी नेचुरल गैस है, उससे आप जो है वो स्टीम टरबाइन रन कर लें, बॉयलर रन करके स्टीम टरबाइन चला लें, या आप डायरेक्टली उसको गैस टरबाइन में रन कर लें। तो ये इस किस्म के सोल्यूशन जो है वो उनके ऊपर काम चल रहा है। ये जो फ्यूचर ट्रेंड्स को अगर देखें तो बहुत ज़्यादा रिसर्चर ये कहते हैं कि वी कांट रिलाई ऑन सस्टेनेबल फॉर दैट लॉन्ग। नहीं, वो ये जब आपकी सारी जो मैंने कहा ना कि जो प्रॉब्लम जो है ये इशू जब सॉल्व हो जाएंगे तो फिर रिलाई कर सकते हैं। अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें तो रिलाई नहीं कर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि अभी हम रिलाई नहीं कर सकते। इस वजह से हमने जितनी प्रोजेक्शन देखी हैं उसमें 40 to 50% फ्यूचर के अंदर कोल और नेचुरल गैस आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है।
उसके रीज़न है, उसकी रीज़न क्या है? वो यही रीज़न है कि आपकी जो एक्सटर्नलिटीज़ हैं, कैपिटल कॉस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है और इकोनॉमिकल कॉस्ट है, जो इकोनॉमी को जो कॉस्ट आप आएगी वो बहुत हाई है अभी। और पीपल जो हैं दे आर रिलक्टेंट। चाइना ने मसलन 500 कोल के पावर प्लांट लगा लिए हैं, तो वो तो अगले 20 साल चलाएगा, उसको तो नहीं आप कह सकते कि आप जो है वो क्लोज करके तो सोलर पे शिफ्ट हो जाए। तो वो दोनों चीज़ें जो हैं वो साथ साथ चल रही हैं। आपकी स्लोली जो है वो 10%, 20%, 30% जो डिमांड है एनर्जी की वो शिफ्ट होगी रिन्यूएबल्स के ऊपर स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन बेस लोड जो हमने देखा था, बेस लोड मीट करने के लिए जब सोलर नहीं है, विंड नहीं है और दूसरी भी आपके पास नहीं है, तो सोलर आपको बेस लोड जब मीट करना है तो उसके लिए कोल, नेचुरल गैस और न्यूक्लियर, जियोथर्मल, हाइडल, ठीक है, उनको जो है वो आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। अब हाइडल की भी लोग कहते हैं कि हाइडल जो है वो आपका क्लाइमेट के लिए ठीक नहीं है, उसके अंदर जो आपकी डिग्रेडेशन है दैट जनरेट मीथेन गैस, ये वो मीथेन गैस जो जनरेट होती है वो जितने आप कार्बन डाइऑक्साइड सेव कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप मीथेन गैस इमिट कर रहे हैं। मोल्टन साल्ट जो है वो एक अदर स्टोरेज टेक्नोलॉजी है कि आप साल्ट को मेल्ट करके हीट जो है वो स्टोर कर लें जब आपके पास एक्सेस विंड है या सोलर है, और जब आपके पास नहीं है तो आप उसमें से एयर या वाटर पास करके उससे आप स्टीम टरबाइन या गैस टरबाइन रन कर लें। तो मोल्टन साल्ट स्टोरेज है, पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज है, फिर इसके अलावा हाइड्रोजन जनरेशन है, मिथानॉल जनरेशन है, मीथेन जनरेशन है, ये सारे जो है वो इनके ऊपर काम चल रहा है। लेकिन अभी जैसे मैंने कहा कि एनर्जी डेंसिटी, किसी के साथ एनर्जी डेंसिटी का इशू है, किसी के साथ कॉस्ट का इशू है, किसी के साथ आप कह लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, और किसी के साथ जो है वो सिक्योरिटी का इशू है, सिक्योरिटी हैजर्ड है। मसलन हाइड्रोजन जो है दैट इज़ वेरी इन्फ्लेमेबल गैस, ये एक सिक्योरिटी थ्रेट है, हैजर्ड है। हाइड्रोजन जो है वो बड़ी माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर भी जो है इट कैन कैच फायर। पेट्रोल पंप के ऊपर आप वो माचिस चलाते भी रहें तो बहुत कम चांसेस है कि वो आग लगेगी, लेकिन अगर वो हाइड्रोजन का स्टेशन है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आग लग जाएगी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन। रिवर्ट अभी जो सबसे ज़्यादा जो हमने पढ़े हैं सस्टेनेबिलिटी के प्रिंसिपल, एक तो वही है आपका कार्बन डाइऑक्साइड या क्लाइमेट चेंज एक्शन है। जो सारा कुछ हो रहा है वो हो तो इसी वजह से रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करें। अब वो रिड्यूस करना है तो उसके लिए फिर फॉसिल फ्यूल बर्न नहीं करने। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ या ग्रीन हाउस गैसेस कहाँ से आएंगी? मीथेन से आएंगी, आपके फॉसिल फ्यूल से आएंगी, कोल से आएंगी, नेचुरल गैस से आएंगी। हाँ जी, 1 से ऊपर क्रॉस करके अब हाँ जी, अगले बंदे ने पिस्तौल ले ली है तो अब वेट करेंगे वो गोली कब मारेगा। वो उसका जो इम्पैक्ट है, एक तो ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड ना, एक इसके जो है वो सीजनल और क्या कहेंगे आप मैक्सिमम और मिनिमम इम्पैक्ट है। एक तो ये नजर आ रहा है कि पूरे अर्थ की एवरेज 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक है वो लोकल इम्पैक्ट्स। अगर आप वो सी, इसके लिए जो है वो 3-4 पैरामीटर देखते हैं, एक सी का सरफेस टेम्परेचर, एक आपका जो है वो आइस कवर जो आपके हैं अंटार्कटिका और वो दूसरे, और इसके अलावा जो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो वो लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम और इवन एवरेज टेम्परेचर, मंथली एवरेज और डेली एवरेज, एक तो वो आप पूरा देख रहे हैं ना ओवरऑल 1 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन इसमें कुछ एरियाज हैं जहाँ पे जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हुआ है, कुछ एरियाज है जहाँ पे 7 से 10 डिग्री तक जो है वो आपका इंक्रीज कर गया टेम्परेचर, ठीक है। तो ये जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड है ये नॉर्मली उसमें आपका वाटर का टेम्परेचर भी आ जाता है, लैंड का टेम्परेचर भी, वो सारा ग्लोबल मीन आती है। और ये भी जो है वो क्वेश्चनेबल है, कुछ कहते हैं 1 और कुछ कहते हैं कि हम 1.8 से भी आगे चले गए हुए हैं जो एवरेज टेम्परेचर राइज है उसके अंदर। सर आप कुछ पूछ रहे थे? तालियां बजानी चाहिए पहले डॉक्टर साहब के लिए जी, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन।
और माशाल्लाह मैं तो इनकी शख्सियत को हमेशा पसंद करता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको गाहे बगाहे दावत देता रहूँ और माशाल्लाह वो मान भी लेते हैं।